Starting with the glorious name of Allah, the most beneficent and the most merciful. Dear students, Assalamu alaikum. Today we are going to start the fourth last chapter, that is diseases. और इससे पहले हम लोगों ने इनहेरिटेंस का चैप्टर और उसकी एक्सरसाइज की थी. अच्छा स्टूडेंट्स, इसमें मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं. किसी चैप्टर में एक एमसीक्यू मिस्टेकनली. So students, let's start the chapter now. तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं डिजीजेस. सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन लेते हैं. कोई भी इलनेस हो आपकी बॉडी के अंदर, कोई भी ऐसी कंडीशन हो जाए दैट इज़ नॉन फेमिलियर टू योर बॉडी, आपके नॉर्मल सेल्स डिफरेंटली बिहेव करना शुरू करें, नॉर्मल बिहेव ना करें, उसको हम डिजीज़ बोलेंगे. ठीक है. एक ऐसी कंडीशन जब आपकी नॉर्मल फंक्शनिंग बॉडी की डिस्टर्ब हो जाए किसी भी वजह से. ठीक है. कोई एक्सटर्नल कॉज हो जाए, कोई इंटरनल कॉज हो जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए, किसी भी वजह से हो, तो उसको हम डिजीज़ बोलेंगे. अच्छा, इसमें कॉजेज आ जाती हैं. पहली कॉज सेल के अंदर से स्टार्ट होती है, दैट इज जेनेटिक. मिसाल के तौर पर किसी को भी शुगर है और शुगर जो है वो उसके पेरेंट्स को भी है, तो समझें कि पेरेंट्स से उसे शुगर आई है, दैट इज जेनेटिक. ठीक है. इसी तरह से इन्वायरमेंट की वजह से, जैसे इन्वायरमेंट के अंदर कहीं पर डस्ट है, कहीं पर पोलन्स हैं, तो बंदे को ना जो सांस लेने में तकलीफ हो रही है, दैट इज ड्यू टू इन्वायरमेंट. इस तरह आपके लाइफस्टाइल की वजह से, जैसे ओबेसिटी एक ऐसी बीमारी है, मोटापा एक ऐसी बीमारी है जो लाइफस्टाइल की वजह से होता है. इसी तरह कोई इन्फेक्शन आ जाए, जैसे कि हेपेटाइटिस बी है, हेपेटाइटिस सी है, मलेरिया है, डेंगू है, कोई इन्फेक्शन आ जाए बॉडी के अंदर, कोई जरासीम आ जाए, कोई जर्म आ जाए, बैक्टीरिया या वायरस आ जाए, ये सारी इसकी कॉजेज हैं. ठीक. अब क्योंकि आपकी बुक के अंदर डिजीज और इलनेस का डिफरेंस है, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. डिजीज क्या चीज होती है? किसी भी वजह से, किसी किसी चीज की वजह से, किसी बायोलॉजिकल, बायोलॉजिकल का मतलब है किसी जिंदा चीज की वजह से, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया. इसी तरह से मेडिकल कंडीशन हो कोई भी, जो कि किसी लंबी बीमारी की तरफ लेके आपको जाए, ये डिजीज है. ठीक है. इसके ज्यादातर जो एक्सपेंड होता है वो लंबा होता है. जैसे कि एक इंसान को डायबिटीज है तो वो मरते दम तक उसको डायबिटीज रहेगा. जैसे इंसान को समटाइम टाइफाइड आता है, तो टाइफाइड जो है वो मरते मतलब हर साल उसको रिपीट हो सकता है. इस तरह एक इंसान की टांग कटी हुई है, तो ये सॉरी, कोई ऑर्गन जो है वो उसका मिस है, तो ये सारी बीमारियां जो है वो एक लंबे अरसे तक चलती हैं, पैथोलॉजी के ऊपर बेस्ड करी होती हैं. कोई पैथोजन आकर इस डिजीज को कॉज कर रहा होता है, इस वजह से ये एक बीमारी है. इलनेस एक छोटी बीमारी है जो कि एक इंसान जब अनवेल फील करा हो, थोड़ा सा टेम्परेचर उसका हाई हो जाए, कुछ अरसे यानी 3 दिन मैक्सिमम हो, उसके बाद वो ठीक हो जाए, मिनिमम 3 दिन हो, उसके बाद वो ठीक हो जाए. और ये कोई खास किसी एक ऑर्गन की तरफ इशारा नहीं होता, ये ओवरऑल बॉडी के अंदर या थकन की वजह से हो जाता है, या कोई स्ट्रेस का फैक्टर आ जाता है. वैसे टेम्परेचर जो है वो मौसमी सीजन की वजह से हाई हो जाता है. ये जो है वो ये एक इलनेस कहलाएगा. ठीक है. तो इलनेस छोटा टर्म है, इलनेस जल्दी ठीक हो सकती है. डिजीज जो है वो आपके मरते दम तक आप मे बी आपके साथ रहे, मे बी अगर आप उसकी ट्रीटमेंट करें तो वो ठीक हो जाए, लाइफस्टाइल मॉडिफाई करें तो ठीक हो जाए. ठीक हो गया. नेक्स्ट हम देखते हैं कि कुछ ऐसे पैथोजेंस, ये मैंने डायरेक्ट आपकी बुक से कट किया है, तो कुछ ऐसे पैथोजेंस हैं जो कि डिजीजेस कॉज करते हैं. जैसे कि आपने नाम सुना होगा बैक्टीरिया का, एंड यकीन करें बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ बैक्टीरियाज हैं. अभी कुछ ऐसे बैक्टीरियाज हैं जो अभी तक डिस्कवर ही नहीं हुए. ठीक है. जिनको अभी तक साइंसदानों ने देखा ही नहीं है. तो हर बैक्टीरिया बुरा नहीं होता या हर बैक्टीरिया अच्छा नहीं होता. कुछ ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं जो गुड होते हैं, गुड बैक्टीरिया जो कि आपकी बॉडी के अंदर भी रह रहे हैं और आपकी मदद कर रहे हैं. जैसे आपके मुंह के अंदर ऐसे बैक्टीरियाज रह रहे हैं जो आपकी डाइजेशन में मदद कर रहे हैं. आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर कुछ ऐसे बैक्टीरियाज रह रहे हैं जो इन डाइजेशन में हेल्प कर रहे हैं. लेकिन कुछ ऐसे बैक्टीरियाज हैं मे बी आपकी स्किन के ऊपर, जो कि आपकी बीमारियां भी पैदा कर रहे हैं. ठीक है. तो आपकी स्किन फिर उनको प्रोटेक्ट कर रही है, आपकी पूरी बॉडी को प्रोटेक्ट कर रही है. तो यहाँ पर इन्होंने एक ही बैक्टीरिया की एग्जांपल दी हुई है, साल्मोनेला टाइफी. साल्मोनेला टाइफी टाइफाइड कॉज करती है, और बैक्टीरिया की डिस्क्रिप्शन दी हुई है कि ये एक सेल वाला ऑर्गेनिज्म है, यानी इसकी पूरी, आपको पता होगा कि there are two types of organism depending upon their body cells number, unicellular and multicellular. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स वो ऑर्गेनिजम्स होंगे जिनकी बॉडी एक सेल पर मुश्तमिल होगी. ठीक है. और उनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता.
कुछ टाइम के लिए आता है, एक फॉल्स सा क्रोमोसोम आपको अपेयर होता हुआ नजर आएगा इधर थ्रेड की तरह, लेकिन थ्रू आउट द लाइफ उनका क्रोमोसोम नहीं होगा। सो दिस विल बी द बैक्टीरिया। और बैक्टीरिया सिर्फ एक टाइप का नहीं होता, बैक्टीरिया की भी आगे से मल्टीपल टाइप्स एंड सब टाइप्स है। साल्मोनेला टाइफी एक बैक्टीरियल स्पीशी है जिसने टाइफाइड कॉज करना है। ठीक हो गया। फिर आ जाते हैं वायरसेस, जिनकी पूरी बॉडी एक्चुअल बेसिकली सेल से मिलकर नहीं बनी होती बल्कि सेल का कोई कंपोनेंट होता है, जैसे कि प्रोटीन से मिलकर बन गई, डीएनए आरएनए से मिलकर बन गई। तो ये नॉन लिविंग पार्टिकल्स हैं जिनको जब फेवरेबल कंडीशन मिलती हैं तभी ये मल्टीप्लाई या डुप्लीकेट होते हैं। आउटसाइड द बॉडी ये नॉन लिविंग है। इनसाइड द होस्ट, होस्ट वो होता है जो इनको जगह दे रहा है रहने के लिए। जैसे अगर किसी एक बंदे को, हमें कोविड हुआ था, तो हमारी बॉडी ने कोविड के वायरस को जगह दी थी, तो हम क्या बन गए, होस्ट, और ये क्या बन गया, पैथोजन। तो पैथोजन जब होस्ट के अंदर आकर रहता है कुछ अरसे, वहां पर मल्टीप्लाई करता है, होस्ट के सेल्स को इस्तेमाल करते हुए मल्टीप्लाई होता है, होस्ट की खुराक लेके वो खाता है और उसी को नुकसान पहुंचाता है। तो ये जैसे कोरोना वायरस की एग्जांपल है, इसी तरह हेपेटाइटिस बी वायरस, हेपेटाइटिस सी वायरस की एग्जांपल है। ये सारे वायरस जो है ये बीमारियां फैला रहे हैं। ठीक है। और ये क्या कॉज किया इसने, कोविड-19 डिजीज। नेक्स्ट हमारे पास आ जाए फंजाई। फंजाई क्या है? ये सिंपल ऑर्गेनिज्म है और ये फिलामेंट की तरह होता है और ये भी पैथोजेनिक इन नेचर होता है। आल्दो गुड फंजाइज आर देयर, लेकिन कुछ ऐसे फंजाई होते हैं जिनके अगेंस्ट दवाइयां अभी तक इजाद नहीं हुई, तो वो थ्रू आउट द लाइफ चलते हैं। जैसे सोराइसिस एक ऐसी बीमारी है, सोराइसिस की तरह किसी के स्किन के ऊपर छोटे छोटे जो है वो धब्बे बनना शुरू हो जाते हैं। डर्मेटोफाइट्स भी उसी में आता है, स्किन फंजाई, और वो रिंग वर्म डिजीज करता है। ठीक है। गोल 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 जो पाँव के आसपास निशान बनना शुरू हो जाते हैं। प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ यूनिसेलुलर यानी एक सेल से बना हुआ ऑर्गेनिज्म है और ये एनिमल लाइक प्रोटिस्ट है। एनिमल आपको पता होगा, प्रोटिस्ट अगर नहीं पता तो चले मैं बता देती हूँ। प्रोटिस्ट कुछ ऐसे जानदार हैं, कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि एनिमल्स एक्चुअल में एनिमल्स नहीं होते, लेकिन उनकी कुछ खसूसियात एनिमल से मिलती हैं। जैसे आपने पैरामीशियम के बारे में सुना होगा, बहुत एक थ्रेड लाइक बहुत छोटा सा स्ट्रक्चर है। ठीक है। अब बेसिकली ये जो प्रोटोजोआ है ये आगे जाके मलेरिया कॉज करता है। ठीक है। तो प्रोटोजोआ का जो नाम है प्लाज्मोडियम है, प्लाज्मोडियम इसका स्पेसिफिक नेम है, और ये आगे जाके मलेरिया कॉज करेगा जब अगर किसी मच्छर की बॉडी से इंसान की बॉडी में ट्रांसफर होगा। नेक्स्ट हमारे पास पैरासाइट्स आ जाते हैं। तो पैरासाइट्स क्या होते हैं? ये किसी इंसान के अंदर यानी बॉडी के अंदर, यानी कि जैसे आंतों के अंदर रहते हैं, या फिर इंसान के ऊपर जैसे आपके सर में जुइयां हो जाती हैं रहते हैं। तो ये जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, ये इनकी बॉडी बहुत से सेल से मिलकर बनी है, लेकिन ये कहते हैं ये इंसान का खून चूसते हैं या इंसान की बॉडी के अंदर रहते हैं ताकि ये उसको डिजीज कॉज कर सकें। ये ना सिर्फ इंसानों में रहते हैं बल्कि ये जानवरों में भी रहते हैं। ठीक है। सो दे एक्ट एज पैरासाइट। एक्टो कहते हैं बाहर वाली सतह को, ऊपर वाली सतह को, जैसे मैंने जुओं की एग्जांपल दी, वो बॉडी के बाहर रहते हैं। इसी तरह एंडो पैरासाइट, एंडो कहते हैं अंदर वाली सतह को, अंदर। ठीक है। एंडो पैरासाइट यानी बॉडी के अंदर रह रहे हैं, जैसे मैंने एग्जांपल दी आंतों की, इंटेस्टाइन्स की। एस्केरियस जो है वो एक एग्जांपल है इसकी। एस्केरियस एक ऐसा जो है वो इस तरह का होता है, एक स्पीशी होती है जो कि मौजूद होती है इंसान की इंटेस्टाइन्स में, और एस्केरियसिस ये डिजीज कॉज करती है जिसकी वजह से इंसान बहुत कमजोर महसूस होना शुरू हो जाता है। ओके। तो डिपेंडिंग अपॉन मेनी कंडीशन, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है ड्यूरेशन, ड्यूरेशन मतलब अरसा कितना होगा बीमारी को, आज मतलब वजह क्या होगी। इसके साथ साथ और भी बहुत सी वजूह और भी बहुत सी एग्जांपल्स हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ डिफाइन की हुई हैं टाइप्स ऑफ डिजीजेस की। तो टाइप्स ऑफ डिजीजेस को अगर हम ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन करें, यानी कितने अरसे तक कोई बीमारी रहेगी, उस बेसिस पर डिजीज को डिफाइन करें, डिजीजेस को क्लासीफाई करें, तो पहली क्लास बनती है एक्यूट डिजीज, दूसरी क्लास बनती है क्रोनिक डिजीज। एक्यूट डिजीज हमेशा छोटी होगी और जल्दी से इससे ना हम, बहुत जल्दी तो नहीं खैर, लेकिन यह है कि कुछ अरसे के बाद इससे हम छुटकारा हमें मिल सकता है। क्रोनिक डिजीज जो है वो लंबे अरसे तक चलती है एंड इट मे लीड टू डेथ, यानी इस क्रोनिक डिजीज की वजह से डेथ भी हो सकती है। नो डाउट एक्यूट डिजीजेस भी सम टाइम डेथ कॉज करती हैं, लेकिन क्योंकि इनकी दवाइयाँ आ चुकी हैं और ये सेहतयाबी इनके अंदर जल्दी हो जाती है, तो इसलिए हम इसको एक्यूट के अंदर डिफाइन करते हैं। तो ये शॉर्ट टर्म होगी और जल्दी से अपेयर होना शुरू हो जाएगी। इसकी जो कॉज है, सॉरी इसका जो सिम्टम्स हैं वो जल्दी से अपेयर होना शुरू हो जाते हैं। एक बंदे को एक दिन में नमूनिया हुआ, मे बी 3 से 5 दिनों के बाद उसे पता चल जाएगा कि उसे नमूनिया है। ठीक है। तो नमूनिया इसकी एग्जांपल है। क्रोनिक डिजीजेस जैसे कि डायबिटीज, शुरू में नहीं पता चलेगा, मे बी 1 2 3 सालों तक ना पता चले, लेकिन बाद में पता चल जाएगा। ठीक है। अगर हम कॉज की बात करें, वजह की बात करें, उसकी बेसिस पर 2 तरह की हैं। इनकी आगे से बहुत ज़्यादा सब क्लासेस हैं, इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस। इन्फेक्शियस में वो बीमारी आएंगी जो किसी इन्फेक्शन की वजह से होंगी। बैक्टीरिया आया बॉडी में, कोई वायरस आया, कोई फंजाई आई,
कोई भी पैरासाइट आया, जैसे अभी हमने पीछे ये सारी टाइप्स पढ़ी हैं, ये इन्फेक्शियस डिजीजेज में आएंगी सारी, ठीक है। इन्फेक्शियस डिजीजेज फैलती हैं एक बंदे से दूसरे बंदे में, यानी कि अगर मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ पर बात की, मलेरिया कॉज कर हो रहा है किसकी वजह से, प्लाज्मोडियम की वजह से। तो अगर प्लाज्मोडियम एक बंदे से दूसरे बंदे के अंदर चला जाता है तो दूसरे बंदे को भी प्लाज्मोडियम उस बॉडी में फैलना शुरू हो जाएगा। अगर उस बॉडी में प्लाज्मोडियम फैला तो दूसरे बंदे को भी मलेरिया हो जाएगा। इसका मतलब है इन्फेक्शियस डिजीजेस एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसमिट हो सकती हैं, फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, फ्रॉम एनिमल टू पीपल। अब यहाँ पर मैंने क्या एग्जांपल दी मलेरिया में, मॉस्किटो से ये प्लाज्मोडियम ट्रांसमिट होगा किसी ह्यूमन बीइंग में, इसका मतलब है किसी जानवर से किसी वेक्टर से, किसी कैरियर से ये ट्रांसफर होगा। ओके आई नो स्टूडेंट्स मैं तेज़ बोलती हूँ, लेकिन जहाँ पर आपको समझ ना आए आप जस्ट वीडियो को रिपीट करें और दोबारा देख लें। इन केस फिर भी इशू है कमेंट बॉक्स में आप पूछें, मैं उसको एक्सप्लेन अगेन कर दूंगी। अच्छा, तो ये जो इन्फेक्शियस डिजीज़ हैं, क्योंकि ये किसी भी इन्फेक्शियस पार्टिकल की वजह से होती है, इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म की वजह से होती हैं, इसलिए ये एक बंदे से दूसरे बंदे या एक जानवर से दूसरे इंसान में ट्रांसफ़र हो सकती हैं। अच्छा, इन्फेक्शन कब होता है? इन्फेक्शन तब होता है जब ये जो पैथोजेंस है ना, ये इस तरह से मल्टीप्लाई करें। ज़रूरी नहीं कि आपकी बॉडी के अंदर इन्फेक्शन इनके मौजूदगी की वजह से हो। जब तक ये मौजूद रहेंगे मे बी ये इन्फेक्शन ना कॉज करेंगे, लेकिन जब इन्होंने मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट की, जब ये 1 से 2, 2 से 4, 4 से 16 में कन्वर्ट हुए, तो उस केस में ये ज़रूर बीमारी फैलाएंगे, ठीक है। तो कन्वर्जन के लिए इन्हें फेवरेबल कंडीशन चाहिए। तो जब भी आपको पता हो आपकी बॉडी में कोई भी इन्फेक्शन शुरू होने लगा होता है, आपकी बॉडी टेम्परेचर रेज कर देती है। टेम्परेचर रेज करने के पीछे बहुत बड़ी साइंस है अल्लाह ताला की, कि टेम्परेचर जैसे ही आपकी बॉडी का रेज होगा, क्या होगा कि ये जो बैक्टीरिया, ये वायरस था, इसको फेवरेबल कंडीशन नहीं मिलेगी, और जब इसको फेवरेबल कंडीशन ना मिली तो ये बॉडी में मल्टीप्लाई नहीं हो सकेगा। तो नेचुरली आपकी बॉडी का टेम्परेचर रेज हो जाता है, जस्ट बिकॉज कि ये जो भी हैं इनको अपना टेम्परेचर ना मिले, और ये जो है वो मल्टीप्लाई या डुप्लीकेट ना कर सकें। नेक्स्ट हमारे पास है ये इन्फेक्शियस डिजीजेस फैलती कैसे हैं। तो फैलने की पहली वजह क्या है, आपने किसी के साथ हाथ मिलाया, ठीक है, किसी के साथ आपकी स्किन टच हुई, स्किन कांटेक्ट की वजह से, डायरेक्ट कांटेक्ट किया आपने किसी के साथ। तो एक बीमार बंदा है, जैसे कोविड में हाथ मिलाने पर भी पाबंदी हो गई थी, वजह ये था कि कांटेक्ट हो रहा था, ठीक है। हमारे पास बॉडी फ्लूइड्स, बॉडी फ्लूइड्स का मतलब है आपकी छींक किसी और के ऊपर गिरी है, आपका थूक सलावा किसी और के ऊपर गिरा है, आपका ब्लड किसी और के साथ मिक्सअप हो गया। जैसे एक इंजेक्शन 2 बंदों के लिए अगर इस्तेमाल किया जाए, जो पहले बंदे को बीमारी होगी वो दूसरे को लग सकती है, क्योंकि इन्फेक्शन एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर होता है। इसी तरह आपका फीकल मटेरियल किसी और को गलती से लग गया है, आपने कोई ऐसा फूड खाया है, कोई ऐसा पानी पिया है जिसके अंदर पहले से कंटेमिनेशन मौजूद थी, आपने कोई ऐसा एयर इनहेल की है, आपने कोई ऐसी एयर ली है जिसके अंदर वो पार्टिकल्स थे जिसने बीमारी फैलानी थी, या आपने किसी ऐसी जगह को टच किया है, किसी चेयर को, किसी बैग को, किसी टेबल को, जिसके ऊपर पहले से जरासीम मौजूद थे, उसके ऊपर थोड़ी देर पहले कोई ऐसा बंदा बैठा था जिससे कोई वो बीमारी थी, और उसने अपने जर्म्स वहाँ छोड़े और आपने उस जगह को जाके टच कर लिया, ठीक है। यहाँ पर मैंने उसी की पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन दी है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से हो सकता है, एयर ड्रॉपलेट्स की वजह से हो सकता है, इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट मतलब आपने किसी ऐसी चीज़ को छुआ हो जिसके ऊपर किसी बंदे ने, जिसको बीमारी का, उसने किसी ऐसी चीज़ को छुआ हो जिधर उसने अपने इन्फेक्शन को, अपने पैथोजन को ट्रांसफ़र कर दिया। जब उसने ट्रांसफ़र किया, आपने उसी चीज़ को छुआ, आपको बीमारी हो गई। 2 बंदे मिलकर खाना खा रहे हैं, एक बंदे को बीमारी है, क्या पता एक बंदे का दूसरे बंदे के साथ खाना या हाथ या इस तरह से लग जाए कि उस बंदे को बीमारी ट्रांसफर हो जाए। इसी तरह से इंसेक्ट के थ्रू हो सकती है, एनिमल्स के थ्रू हो सकती है। एक बंदे ने एक जानवर रखा हुआ है, दूसरे बंदे ने जाके, अब जानवर को तो बीमारी नहीं थी लेकिन इंसान ने उसको टच किया था, दूसरा बंदा जाके उसको टच करेगा, मे बी उसको ट्रांसमिशन हो जाए। या एक बंदे ने किसी जानवर में बीमारी ट्रांसफ़र की, उसको टच करने से जस्ट, उस जानवर को मे बी कुछ ना हुआ हो, लेकिन अगर अगला बंदा उस जानवर को खाएगा या उसके साथ कोई भी किसी किस्म का कॉन्टैक्ट करेगा तो उसको भी बीमारी हो सकती है। तो इन्फेक्शियस डिजीजेस किसी भी ऑर्गेनिज्म की वजह से होती हैं, जो ऑर्गेनिज्म एक जानदार से दूसरे जानदार में जा सकता है और बीमारी फैला सकता है। इन्फेक्शियस डिजीजेज में मेन जो है ना, इनकी सबसे बड़ी जो ज़्यादातर फैलती हैं वो दो ही हैं, बैक्टीरियल या वायरल, लेकिन इसके अलावा इन फंगल, प्रोटोजोन और पैरासिटिक बीमारियां भी होती हैं, जिनको हम पीछे डिस्कस भी कर चुके हैं। यहाँ पर मैंने एक टेबल दिया है जिसमें बैक्टीरियल डिजीज़ की एग्जांपल लिखी हुई है, वायरल डिजीज़ की एग्जांपल लिखी हुई है। बैक्टीरिया में डायसेंट्री है, प्लेग है, डिप्थीरिया है, कॉलरा है, टाइफाइड है, निमोनिया है, ये सारी बैक्टीरियल डिजीज़ हैं। इनको आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट 1-2 एग्जांपल्स याद कर लें। वायरल डिजीज़ वायरस की वजह से होती हैं, जिसमें कोल्ड है, मम्स है, मीजल्स है, हेपेटाइटिस है, डेंगू फीवर है, चिकनगुनिया है, चिकन पॉक्स है, पोलियोमाइलाइटिस है।
फंगल डिजीज में कैंडिडाइजर एथलीट फुट है, ये एथलीट फुट हुआ, आप पिक्चर इसकी देख लीजिएगा। इसमें पाँव बहुत बुरी तरीके से इफेक्ट होते हैं। प्रोटोजोन डिजीजेज हैं, मलेरिया है, ब्यूएसिस है, अफ्रीकन स्लीपिंग है, सिकनेस है एंड कलेजर है। और हेलिमेंथेटिक डिजीजेज जो हैं वो हेलिमेंथिस से होती हैं। ये स्पीशी है एक, जैसा कि अभी मैंने आपको पीछे एस्कैरियासिस का बताया था, फिलीरियासिस का बताया था। फिलीरियासिस जो है वो एक ऐसी बीमारी है जो कि आपको इसी तरह का एक कीड़ा होता है जिस तरह मैंने अभी आपको पीछे दिखाया है, और ये आपकी स्किन के साथ कांटेक्ट करके बॉडी के अंदर चला जाता है और बीमारियां कॉज करता है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जूनोटिक डिजीजेज। जूनोटिक डिजीजेज वो डिजीजेज हैं जो किसी एनिमल से इंसानों में ट्रांसमिट होती हैं। एन इन्फेक्शियस डिजीज ट्रांसमिटेड डायरेक्टली फ्रॉम एनिमल टू ह्यूमंस। जूनोटिक डिजीजेज या जूनोसिस को अपना साइकिल कंप्लीट करने के लिए उस जानवर की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि मलेरिया है, मलेरिया ने किसी भी जानवर के अंदर अपना साइकिल मुकम्मल किया, फिर मच्छर ने आके उस जानवर को काटा, तो उस जानवर से मलेरिया का जो प्लाज्मोडियम था वो ट्रांसमिट हो गया उस मच्छर के अंदर। तो वो मच्छर ने अब एक्ट किया एज कैरियर या एज वेक्टर, और उस वेक्टर ने आके किसी इंसान को काटा, तो इंसान के अंदर वही खून गया मच्छर का और ये प्लाज्मोडियम चला गया और वहां पर बीमारी फैल गई। अच्छा, ऐसे जानदार जिन्होंने इस बीमारी को कैरी किया है उनको जूनोसिस को कैरी किया हुआ है, उसमें मैमल्स, बर्ड्स और दूसरे आ जाते हैं। इसमें वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई, पैरासाइट कोई भी चीज़ हो सकती है। इन सब में से कोई भी चीज़ हो सकती है। सिम्टम्स क्या है? सिम्टम्स डिपेंड करता है कौन सा जानवर किसने क्या ट्रांसमिट किया है। ठीक है, इसमें फीवर भी हो सकता है, कफ भी हो सकती है, थकन भी महसूस हो सकती है, मसल्स का पेन भी हो सकता है, गला खराब हो सकता है, सांस की कमी आ सकती है, रनी नोज हो सकती है, या हेडेक हो सकता है, सर का दर्द। ठीक है, ये कुछ ऑर्गेनिज्म है, इनको हम आगे भी एक्सप्लेन करेंगे। ये जूनोटिक डिजीजेस की वजह बनते हैं। आगे कॉजेज में स्कोर करते हैं। टाइप्स ऑफ जूनोटिक डिजीज। टाइप्स में सबसे पहले आ गया वायरल। वायरल में आपको पता है रेबीज हो जाता है, डॉग से रेबीज हो जाता है। ठीक है, इसी तरह बर्ड फ्लू बर्ड से हो जाता है। तो ये वायरस की एग्जांपल है। फिर इसी तरह से बैक्टीरियल जोनोसिस, एंथ्रेक्स एंड प्लेग है। एंथ्रेक्स कैटल से होता है और ये रैट फ्लीज से होता है। फंगल जोनोसिस जो वो रिंग वर्म है, ये कैट एंड कैटल से होता है। आपने अगर बिल्ली रखी हुई है, यू आर मोर लाइकली टू हैव फंगल जोनोसिस। फिर प्रोटोजोन जोनोसिस है। प्रोटोजोन जोनोसिस जो है वो अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस कॉज करता है और ये टेस्टी फ्लाई से होता है। इसी तरह से बीवर फीवर होता है फ्रॉम बीवर्स। इन सबको आपने जस्ट समझ लेके, इनकी एक्सप्लेनेशन आपसे नहीं मांगी जाएगी, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि प्रोटोजोन्स के अंदर कौन कौन सी हैं। पीछे हमने सेकेंड या थर्ड स्लाइड में प्रोटोजोन के बारे में डिटेल में पढ़ा, आप वहां जाके देख सकते हैं। पैरासिटिक वर्म जोनोसिस है। स्नेल फीवर एंड टेप वर्म। स्नेल फीवर स्नेल से होता है और टेप वर्म्स जो है वो पिग से होता है। यहाँ पर भी मैंने कुछ एग्जांपल दी हैं। जैसे आपको पता है कोविड-19 जो है वो बैट से आया था। ठीक है, इन्फ्लुएंजा जो है वो 2-3 जगहों से आ सकता है। ये पिग से भी आ सकता है, डॉग से भी आ सकता है, इसकी टाइप्स है ना। ये बर्ड से भी आ सकता है। इसी तरह से मर्स कोविड जो है वो ऊंट से आया था, कैमल से। ये बैक इन 1990s में कुछ इस तरह का आया था। जिस तरह अभी कोविड आया था ना, इस तरह ये पहले बीमारी आई थी। रेबीज जो है वो किसी डॉग के काटने से होता है। इसी तरह यहाँ पर देखें, कैट्स भी इसका, जीका वायरस मच्छर के काटने से होता है। हेंटा वायरस जो है वो चूहे के काटने से होता है। तो चिकनगुनिया जो है वो मच्छर के। तो ये जूनोटिक डिजीज हैं जो किसी भी जानवर के वजह से होती है। जूनोटिक डिजीज में ये फैलती कैसे है? ठीक है, किसी भी जानवर ने आपको आके बाइट किया है या आपको आके स्क्रैचेस मारे हैं, ठीक है, आपने कुछ भी उनके पार्टिकल को इनहेल कर लिया, ठीक है, सांस लेने के दौरान, या खा लिया है, तो आपके जितने भी अंदर जाने के रास्ते हैं ना, यानी कि किसी ने काटा है तो जाहिर सी बात है खून खून में डायरेक्ट शामिल हो गया, स्क्रैच दिया खून में शामिल हो गया, इनहेल किया तो मुंह से या नाक से अंदर किया, इंजेस्ट किया तो खाया है, यानी कि मुंह से खाया है। तो इन सब वजह से जो है वो कंटामिनेटेड पार्टिकल आपकी बॉडी के अंदर आ जाता है। ये देखिए, ये जूनोटिक पैथोजेंस हैं। ये पैथोजेंस मल्टीपल टाइप्स के हो सकते हैं। बैक्टीरिया, कोई वायरस, कोई ये मशरूम है, कोई ये फ्ली है, कोई इस तरह की, जिस तरह ये छोटा कीड़ा है। ये ट्रांसमिट किस में हुए? इन जानवरों के अंदर। जानवरों के अंदर जब ये ट्रांसफर हुए तो जानवरों के अंदर इन्हें मल्टीप्लाई किया, क्योंकि जानवरों के अंदर इन्होंने अपना एक तो घर भी बना लिया, यहाँ जानवरों की बॉडी से ही इन्होंने खुराक भी लेना शुरू कर दी। जब ये मल्टीप्लाई हुए तो इन जानवरों को किसने खाया? इंसानों ने। या इन जानवरों के साथ रह कौन रहा है? इंसान। तो यही जो स्प्रेड है ये इंसानों की तरफ आ गया। ठीक है, अब सम टाइम जब ये जानवरों के अंदर मल्टीप्लाई या डुप्लीकेट कर रहे होते हैं, जानवरों को कोई बीमारी नहीं लगी होती। जैसे HIV बंदरों को कुछ भी नहीं कहता, बंदरों के अंदर अगर HIV का वायरस चला जाए तो कुछ भी नहीं होगा, लेकिन यही बंदर
अगर इंसानों में ट्रांसफर कर देंगे तो इंसानों को सिम्टम्स आएंगे एचआईवी के। एचआईवी से इंसान मर भी सकता है, बल्कि मर क्या सकता है, मरता है फॉर श्योर। मोर देन 90% ऑफ केसेस में एचआईवी का पेशेंट जिंदा नहीं बचता। ये इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है एसिम्टोमेटिक, यानी कि इनके कोई सिम्टम्स नहीं होंगे, इनको बीमारी नहीं होगी, क्योंकि वो बैक्टीरिया वहां पर आकर मल्टीप्लाई डुप्लीकेट तो होगा, लेकिन बीमारी का असर इन पर नहीं हो सकता। लेकिन इंसानों के अंदर फिर वही बीमारी का असर होगा और वो उससे बीमार होंगे, चाहे बीमारी कोई भी हो। वेक्टर बॉर्न डिजीज में वेक्टर हर उस चीज को बोलेंगे जो कैरियर का काम करेगा। जैसे आपने एक डाकिए को अपना खत पकड़ाया या एक पार्सल वाले को अपना पार्सल दिया और उसने अपना आपका पार्सल उठाकर किसी और जगह शिफ्ट किया, तो वो बंदा जिसने आपका पार्सल उठाया वो कैरियर का काम कर रहा है, वेक्टर का काम कर रहा है। बिल्कुल इसी तरह से एक ऐसा मच्छर जिसने आपके अंदर मलेरिया का प्लाज्मोडियम ट्रांसफर किया, वो भी एक वेक्टर का काम कर रहा है। तो वो ऑर्गेनिज्म, वो होस्ट जो एक जगह से बीमारी उठाकर दूसरी जगह ट्रांसफर करेगा, वेक्टर कहलाएगा। यहाँ पर देखिए बहुत सारी, ये सेंटर में जितने ऑर्गेनिज्म बने हुए सारे वेक्टर्स हैं। ये ये फ्लाई जो है, ये सारी जितनी भी फ्लाइज हैं, ये बग्स हैं, ठीक है। ये आपके पास सैंड फ्लाई है, ये क्यूलिक्स है, ये एनोफिल्स है, ओनकोमिलेनिया है। ये सारी क्या है, ये सारी फैक्टर का काम कर रही हैं, ये सारी कैरियर का काम कर रही हैं, जिन्होंने इस बीमारी को उठाकर आगे डिजीज बना दी। जैसे यहाँ पर सबसे जो कॉमन एग्जांपल है जो आपकी बुक में भी गिवन है, दैट इज प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम क्या कॉज करता है, मलेरिया कॉज करता है, लेकिन ये डायरेक्ट जिस इंसान की बॉडी में इंटर नहीं हो सकेगा जब तक ये किसी वेक्टर में नहीं जाएगा। तो प्लाज्मोडियम इस मच्छर के अंदर जाएगा। अब मच्छर को तो मलेरिया नहीं होगा ना, मच्छर क्या करेगा, आगे मलेरिया को ट्रांसफर करेगा, इस प्लाज्मोडियम को ट्रांसफर करेगा इनटू द ह्यूमन बॉडी और वहां पे जाके मलेरिया कॉज करेगा, ठीक है। कुछ अगर दो तीन एग्जांपल देनी है तो चलें दूसरी भी बता देती हूँ आपको। उचेरिया बेनक्रोफ्टाई है, आप गूगल से इसकी ओरिजिनल प्रोनाउंसिएशन देख सकते हैं। क्यूलिक्स वो मच्छर की तरह की स्पीशी है और ये लिम्फेटिक फ्लीरियसिस कॉज करता है, लिम्फेटिक नोड्स में प्रॉब्लम करता है। लिशमेनिया सैंड फ्लाई ट्रांसमिट करेगी, लिशमेनिया उस कॉजेटिव एजेंट का नाम है, ये आगे लिशमेनियासिस की बीमारी फैला देगा। तो ये जी कुछ कॉमन वेक्टर्स हैं जिसमें टिक्स आ जाते हैं, मॉस्किटोज आ जाते हैं, फ्लाइज फ्लीज एंड लाइस आ जाते हैं, जो एक जगह से बीमारी दे के दूसरी जगह करेंगे। अब इसमें डिपेंडिंग अपॉन कि वो बीमारी ट्रांसफर कैसे कर रहे हैं, दो तरह के हैं, बाइटिंग वेक्टर्स, कैरियर वेक्टर्स। बाइटिंग वेक्टर्स वो होंगे जो आके बाइट करेंगे, जैसे मच्छर ने आपको बाइट किया, माइट फ्ली टिक ने आपको आके बाइट किया और आपके अंदर अपना जो जरासीम था वो ट्रांसफर कर दिया। कैरियर क्या होगा, कैरियर जरूरी नहीं कि वो आपको बाइट ही करे, वो अपनी बॉडी के ऊपर भी उसने उठाया हो सकता है और आपके ऊपर वो आकर जरासीम गिरा सकता है और आपको बीमारी हो सकती है, ठीक है। अब जिसमें डेंगू फीवर, मलेरिया एंड लाइम डिजीज आता है। अच्छा, की पॉइंट इसमें क्या है, वेक्टर एक्ट एज एन इंटरमीडिएट होस्ट। इंटरमीडिएट होस्ट का क्या मतलब है, इसने कुछ देर के लिए बेशक कुछ देर के लिए ही सही, लेकिन इसने इस बीमारी को उठाया है। ऑल्दो हम होस्ट हैं, मेन होस्ट हम ही हैं, क्योंकि हमारे अंदर वो बीमारी आकर फैलेगी फैलेगी और फूले फैलेगी और हमें बीमार करेगी। लेकिन थोड़ी देर के लिए इस मच्छर ने भी तो इस बीमारी को उठाया है, तो इसको हम इंटरमीडिएट होस्ट, दरमियान का होस्ट बोलते हैं। नॉन इन्फेक्शियस डिजीज वो डिजीज होती होंगी जो कि किसी भी जर्म की वजह से, किसी पैथोजन, किसी वेक्टर की वजह से नहीं होंगी, बल्कि आपकी बॉडी के अंदर के ऑर्गन्स ठीक से काम नहीं करेंगे या एक्सीडेंटली कुछ इस तरह की चीज हो जाएगी कि आप ठीक से काम नहीं कर सके। ये किसी बंदे से बंदे को ट्रांसमिट नहीं होगी, ठीक है। हाँ, जेनेटिकली ट्रांसमिट हो सकती है, पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में आ सकती है। आप किसी अपने पास बैठे हुए बंदे जिसको आप जानते नहीं उसको ट्रांसमिट नहीं कर सकेंगे। जो इन्फेक्शियस डिजीज हैं वो जिस आप बेशक आप जिस बंदे को जानते नहीं जानते आप उसको ट्रांसमिट कर सकते हैं। नॉन इन्फेक्शियस डिजीज में जैसा कि डायबिटीज आ गया, तो डायबिटीज आपके दादा अबू से आपको हो सकती है, आपके फादर से आपको हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि आपके पास जो बंदा बैठा हो उसके साथ आप कांटेक्ट करें तो उसको हो जाए। तो ये बेसिकली डायरेक्ट कांटेक्ट से इनका ताल्लुक नहीं होता। कैंसर, जेनेटिक डिसऑर्डर में सिकल सेल एनीमिया आ गया, कलर ब्लाइंडनेस आ गया। सिकल सेल एनीमिया में आपका जो बॉडी का रेड ब्लड सेल होता है उसकी शक्ल चेंज हो जाती है, वो गोल से जो है वो बिल्कुल चांद की शक्ल का हो जाता है, सूख जाता है और एज अ रिजल्ट वो ऑक्सीजन कैरी नहीं कर सकता और ऑक्सीजन की कमी हो जाती है बॉडी के अंदर। दैट इज सिकल सेल एनीमिया। कलर ब्लाइंडनेस में कलर्स का डिफरेंस नहीं पता चलता। ऑटो इम्यून डिजीजेस में टाइप 1 डायबिटीज, रूमेटाइड आर्थराइटिस आ जाता है। न्यूट्रिशनल ऑटो इम्यून डिजीजेस मतलब अपनी इम्यूनिटी ने खुद ही को खाना शुरू कर दिया। अब यहाँ पर 1 डायबिटीज या रूमेटाइड आर्थराइटिस, आर्थराइटिस में क्या होता है,
आपकी बोन की बीमारी है ना, तो बॉडी के अपने सेल्स ही कमज़ोर पड़ना शुरू कर देते हैं। टाइप 1 डायबिटीज़ में आपके इंसुलिन लेवल्स ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी में स्कर्वे आ जाता है, रिकेट्स आ जाता है। एनवायरमेंटल डिजीज़ेज़ किस वजह से है? स्मोकिंग की वजह से। एनवायरमेंट की तरफ से आ रहे हैं ना, ज़रूरी नहीं कि आप खुद स्मोक कर रहे हो, कोई और बंदा भी स्मोक करके आपकी तरफ धुआँ फेंक सकता है। स्किन कैंसर किसी यूवी रेज़ की वजह से आ जाता है। डीजनरेटिव डिजीज़ेज़, ऑस्टियोआर्थराइटिस, अल्ज़ाइमर डिजीज़, ये डीजनरेटिव मतलब तबाह कर देती है आपकी बॉडी को, आपकी हड्डियों को या आपके दिमाग को तबाह कर देती है। साइकोलॉजिकल डिजीज़ेज़, एंजाइटी डिसऑर्डर, डिप्रेशन, ये आप किसी दूसरे में ट्रांसफर नहीं कर सकते। अच्छा, नेक्स्ट कुछ 2-3 बीमारियों को इन्होंने डिटेल में आपकी बुक वालों ने दिया हुआ है। फर्स्ट वन इज़ कोविड-19। कोविड-19 पेंडेमिक आया था 2019 के एंड पे आया था, यानी 2020 के स्टार्ट में और 2022 तक ये रहा था, और ये कोरोना वायरस की वजह से आया था, ठीक है। एक्यूट इन्फेक्शियस डिजीज़ थी, शुरू-शुरू में इससे बहुत ज़्यादा डेथ हुई थी। इटली में तो बहुत-बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल में डेथ इटली में हुई थी, वहाँ पे कब्रें खोदी गई थी इकट्ठी लोगों के लिए। खैर, इफेक्ट्स ऑफ कोविड-19 ऑन बॉडी सिस्टम, सबसे पहला जो इफेक्ट करा था वो रिस्पिरेटरी सिस्टम को करा था, आपके लंग्स सारे के सारे तबाह हो रहे थे। दूसरा इफेक्ट इसका दिल दिल के ऊपर आ रहा था, कार्डियोवैस्कुलर, यानी जिस बंदे को कोविड होता था उसके हार्ट रिस्क इंक्रीज हो गया। तीसरा नर्वस सिस्टम पे, आपके सर का दर्द होता था, थकन होती थी, सेंस ऑफ टेस्ट एंड स्मेल बिल्कुल चला गया था। और भी डाइजेस्टिव सिस्टम पर भी, यानी कि ज़ाहिर सी बात है, आपका ये जब यहाँ पर इफेक्ट होगा निज़ाम, तो आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम सबसे पहले इफेक्ट होता है। तो डायरिया, नोजिया, वॉमिटिंग, लिवर डैमेज, यूरिनरी सिस्टम, किडनी के ऊपर इसका बहुत बड़ा इफेक्ट था। तो ये सारे इसके इफेक्ट्स थे कोविड के। अब इसने इम्यून एंड मेंटल हेल्थ इफेक्ट्स में इम्यून सिस्टम को इसने वीक कर दिया, ओवरऑल इम्यूनिटी वीक हो गई, यानी कि सारे के सारे ऑर्गन्स को इसने अपने कब्जे में ले लिया था। और देखिए यहाँ पर यूरिनरी सिस्टम तबाह हुआ, किडनीज तबाह हुई, रिस्पिरेटरी तो हुआ ही हुआ, क्योंकि थी जगह उसकी रिस्पिरेशन की जगह लंग्स की। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम देखें, दिमाग देखें और डाइजेस्टिव सिस्टम देखें, हर जगह, ठीक है। तो इसने डिप्रेशन दे दिया इंसानों को, क्योंकि ओवरऑल बहुत बड़ी एक तादाद में लोगों की डेथ हुई। एंजाइटी एंड स्ट्रेस दे दिया। लॉन्ग टर्म इफेक्ट में लंग डैमेज थे। आप अभी भी देखें ऐसे लोग जिनको कोविड हुआ था उस टाइम पे, वो थोड़ा सा भी ज़्यादा चलें तो उनको सांस फूलना शुरू हो जाता है और उनकी सांस बहुत जल्दी फूल जाती है, ठीक है। दूसरे क्रोनिक प्रॉब्लम्स थे। प्रिवेंशन क्या थी? बार बार लोगों को कहा गया था कि हैंड वॉश करें और मास्क पहने ताकि एक दूसरे से फासला रखें, ये सब कुछ हुआ था। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास टाइप्स ऑफ डिजीज आ जाती हैं। तो ड्यूरेशन हमने पहले ही पढ़ लिया पिछली स्लाइड्स में। ड्यूरेशन के बेस पर दो, एक्यूट है, क्रोनिक है। एक्यूट जल्दी ठीक हो जाएगी, क्रोनिक लंबा अरसा लेगी। रीजंस देखें तो इन्फेक्शियस है, नॉन इन्फेक्शियस है, ये भी पढ़ लिए, ठीक है। रीजन की बेसिस पर दो है, इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस। इन्फेक्शन टाइप में हमने पढ़ा वायरल, बैक्टीरियल, फंगल, प्रोटोजन, पैरासिटिक। एंड नॉन इन्फेक्शन में हमने साइकोलॉजिकल, जेनेटिक, फिजियोलॉजिकल कहते हैं, फिजियोलॉजी कहते हैं फंक्शनिंग को, ठीक है। फिजियोलॉजी फंक्शनिंग यानी आपके दिल ने काम करना छोड़ दिया, दैट इज फिजियोलॉजिकल डिजीज। जेनेटिक, ऑटोइम्यून, न्यूट्रिशनल, एनवायरमेंटल, डीजनरेट। डीजनरेट है जहाँ पे तबाह हो जाए, जैसे कि आपके दिमाग के सेल्स तबाह हो गए, ठीक है। मेनिंजाइटिस इसकी एग्जांपल है। साइकोलॉजिकल यानी साइकोलॉजिकली आपको स्ट्रेस में हो, ठीक है, एंजाइटी है, आपको डिप्रेशन है। तो ये जी हमने सारी कुछ पढ़ा है अभी तक। नेक्स्ट हमारे पास एक बीमारी है, दैट इज HIV एंड एड्स। HIV है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ह्यूमन का मतलब है इंसान, इम्यूनो डेफिशिएंसी का मतलब है इम्यूनिटी डेफिसिट हो जाता है इंसान, इम्यूनिटी के सेल्स काम करना छोड़ देते हैं। एक दफ़ा जब आपकी इम्यूनिटी के सेल्स काम करना छोड़ दें, तो डायबिटीज़ ले लें, जितने भी इन्फेक्शन है वो सारे आराम से आपकी बॉडी में एंटर हो जाएंगे। आपकी बॉडी में बहुत कॉम्प्लेक्स निज़ाम है इम्यून सिस्टम का, इम्यून सेल्स का। अल्फा बीटा गामा सेल्स हैं यहाँ पर, टी टाइप सेल्स हैं, बी टाइप सेल्स हैं, ठीक है। साइटोटॉक्सिक सेल्स हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको दिन में पता नहीं कितनी लाखों बीमारियों से बचाती हैं। आपको पता ही नहीं चलता, आप लाखों बीमारियों से खुद ब खुद इस इम्यूनिटी की वजह से बच जाते हैं। लेकिन एक बार HIV आपकी बॉडी में आ गया, उसने आपकी इम्यूनिटी को डेफिसिट कर दिया, इम्यूनिटी सेल्स को कम कर दिया। इम्यूनो डेफिशिएंसी इसी का नाम है ना, इम्यूनो का मतलब इम्यूनिटी, डेफिशिएंसी मतलब कमी। तो इम्यूनो डेफिसिट कर दिया आपको, तो फिर सारी इम्यून सेल्स काम करना छोड़ देंगे। अब जितनी भी दुनिया की बीमारियां वो सारी आपकी बॉडी के अंदर इंटर हो सकती हैं, चाहे वो रेबीज है, चाहे वो बहुत बड़ी से बड़ी बीमारी है, वो आपकी बॉडी के अंदर इंटर हो जाएगी और एज अ रिजल्ट इंसान की डेथ हो जाएगी। अच्छा, तो ये सबसे पहले जिस सेल को अटैक करती है वो है टी सेल, हेल्पर टी सेल, ठीक है। टी सेल्स की दो टाइप्स है, बल्कि चार टाइप्स हैं, उनमें एक टाइप है हेल्पर टी सेल्स। और मैं अभी डिटेल में नहीं जा रही, जैसा कि मेमोरी टी सेल्स भी हैं, बाकी टी सेल्स भी हैं, लेकिन हेल्पर टी सेल्स वो टी सेल्स हैं जिनके ऊपर एक प्रोटीन लगी होती है। उस प्रोटीन को बोलते हैं CD4। CD4 बेसिकली रिसीव करता है HIV वायरसेस को, CD4 रिसेप्टर्स। हेल्पर टी सेल्स क्या करेंगे, इस बीमारी के अंदर कम होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि ये बीमारी डायरेक्ट टी सेल्स को अटैक करती है। जैसे ही टी सेल को अटैक करेगी तो बॉडी की इम्यूनिटी वीक होना शुरू हो जाएगी। अच्छा, HIV कॉज क्या करता है? HIV वायरस है ना, तो ये कॉज करेगा एड्स।
एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम, एक्वायर्ड मतलब लिया है, कहीं बाहर से आया है, एचआईवी बाहर से आया ना, इम्यूनो डेफिशिएंसी मतलब इम्यूनिटी डेफिसिट हो गई है, सिंड्रोम यानी कि बीमारियों का मजमुआ है, सिंड्रोम उस चीज को बोलेंगे जब बहुत सारी बीमारियां इकट्ठी हो जाएंगी। फीवर भी आपको होना शुरू हो जाएगा, हेडेक भी होना शुरू हो जाएगा, मसल्स एंड जॉइंट पेन हो जाएगा, लिम्फ नोड्स आपके लिम्फेटिक सिस्टम है जो हमने कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम में पढ़ा था, आपकी बगलों के अंदर, आपके दिल के आसपास लिम्फेटिक सिस्टम है, गर्दन के आसपास, तो ये लिम्फेटिक सिस्टम सूजना शुरू कर देता है। वजह क्या है कि ये जितने भी जरासीम है, बॉडी चाहती है कि जरासीम जब वो बॉडी से निकलें, बॉडी से निकालने के लिए जरासीमों को एक ही जगह है, लिम्फेटिक नोड्स। तो लिम्फेटिक नोड्स पहले स्वेल नहीं होती हैं, लेकिन फिर बाद में स्वेल हो जाती हैं। डायरिया, वेट लॉस, सिवियर इम्यून डिसफंक्शन और अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन का मतलब है जिस इन्फेक्शन को अपॉर्चुनिटी मिलेगी वो कॉज होना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है स्टूडेंट्स इसकी ट्रांसमिशन। तो ट्रांसमिशन इसकी बहुत से फैक्टर्स से हो सकती है, तब जब जब इंसानी फ्लूइड यानी जहाँ पर ये वायरस है दूसरे इंसान के साथ के अंदर चला जाए। जैसे मिसाल के तौर पर ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो जाए, या फिर बॉडी के फ्लूइड्स जब ट्रांसफ़र हों। नीडल के केस में जैसे एक बंदे को एक नीडल लगाई है, सिरिंज यूज़ की है, उस बंदे को एचआईवी है, अगर वही नीडल कोई और बंदा यूज़ करेगा तो इट इज़ वेरी लाइकली टू गेट इन्फेक्टेड बाय एचआईवी। ठीक है। क्लिनिकल स्टेजेस देखें तो इसके मल्टीपल स्टेजेस हैं, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 एंड द लास्ट वन दैट इज स्टेज 4। जैसे हम ड्रामों में सुन रहे होते हैं कि आपको जी स्टेज 4 का कैंसर है, तो बेसिकली स्टेज 4 लास्ट स्टेज होती है, उसके बाद यानी कि अब मेडिकेशन का उतना फ़ायदा, उतना असर नहीं होता जितना स्टेज 1 पर होता है। लेकिन इशू एचआईवी के साथ ये है कि स्टेज 1 पर ये एसिम्प्टोमेटिक होती है, हल्का बुखार हो जाएगा, हल्का सर दर्द हो जाएगा, जिसे हम बहुत ही नॉर्मल समझ रहे होते हैं। वो बेसिकली एचआईवी की इनिशियल जो है वो स्टार्टअप पॉइंट हो सकता है। तो इनिशियली हमें सिम्टम नहीं होता, ठीक है, कोई सिम्टम नहीं होता, फ्लू की तरह के जिस तरह बीमारी होती है, सर दर्द हो सकता है, इस तरह की होगी, ठीक है। तो इन्फेक्टेड पर्सन इस केस में जब उसे पता नहीं है कि उसे एचआईवी है, वो दूसरे लोगों को ट्रांसफर कर सकता है। एक हस्बैंड अपनी वाइफ को ट्रांसफर कर सकता है, एक मदर अपने बेबी को ट्रांसफर कर सकती है। स्टेज 2 में हल्के-हल्के सिम्पटम्स आना शुरू हो जाते हैं, ठीक है? और ये स्टेज 2 बहुत लेट भी हो सकता है। देखिए यहाँ पे लिखा है अप टू 10 इयर्स, ठीक है? और इसमें जैसे कि आपका ब्लड लेवल ड्रॉप कर जाएगा, आपके इम्यून सेल्स वीक होना शुरू हो जाएँगे, एंटीबॉडीज़ यहाँ पर डिटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? एचआईवी की एंटीबॉडीज़ आपके ब्लड के अंदर से डिटेक्ट हो सकती हैं। अगर आप इसे रैपिड टेस्ट पे या पीसीआर पे या किसी भी ELISA वगैरह पे कन्फर्म करेंगे, ये डिफरेंट मैंने मशीनरी डिफरेंट प्रोटोकॉल्स के नाम लिए हैं, जिनसे हम एचआईवी डिटेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, स्टेज 3 में जो वो इसके एडवांस सिम्पटम्स हैं, अब हमें स्पेसिफिकली इम्यूनिटी जो है वो वीक होना शुरू हुई, और स्टेज 4 में जो CD4 टी सेल्स के बारे में हमने बात की, वो बहुत जल्दी से ड्रॉप होना शुरू हो जाएंगे। वो ड्रॉप कम क्यों होना शुरू हो जाएंगे? क्योंकि एचआईवी इनको अब खाना शुरू हो गया है, ठीक है। अब अपॉर्चुनिस्टिक डिजीज आ जाएंगी, ऐसी डिजीजेज जिनको अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी बॉडी के अंदर दाखिल होने की, वो अब उनसे बंदा बीमार होना शुरू हो जाएगा। उसमें इन्फेक्शियस से लेकर नॉन इन्फेक्शियस से लेकर हर वो बीमारी जो आपके ऑर्गन को डिस्ट्रॉय करने की काबिलियत रखती है वो स्टार्ट हो जाएगी। और इसके बाद जो मेडिकेशन है उसका असर बहुत कम होना शुरू हो जाएगा और इंसान की डेथ है, ठीक है। तो ये आपकी थ्रू आउट द लाइफ भी एचआईवी जा सकता है। नेक्स्ट हमारे पास जो डिजीज है दैट इज डायबिटीज। तो डायबिटीज मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, ठीक है। मेटाबॉलिक का मतलब है आपके जो डाइजेशन से रिलेटेड है, आपकी जो लाइफस्टाइल से रिलेटेड है, उसका डिसऑर्डर है। और इसमें बॉडी के अंदर हाई शुगर रहती है, ठीक है, इसको हम शुगर भी कहते हैं आम अल्फाज में। ये क्रॉनिक डिजीज है, यानी ये लाइफ टाइम चलेगी। इसकी दो टाइप्स हैं, नंबर 1 इज टाइप 1, नंबर 2 इज टाइप 2। टाइप 1 डिजीज जो है वो ऑटो इम्यून है। ऑटो इम्यून का मतलब है बॉडी या तो अपनी इंसुलिन प्रोड्यूस ही नहीं करेगी, और अगर इंसुलिन प्रोड्यूस करेगी तो अपनी इंसुलिन को ही बॉडी पराया समझना शुरू कर देगी और उसका इफेक्ट नहीं लेती, जिसकी वजह से इंसुलिन के इंजेक्शंस लगना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। टाइप 2 डायबिटीज़ को हम इंसुलिन रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या है कि बॉडी के अंदर इंसुलिन अवेलेबल है, लेकिन वो इतनी ज़्यादा है कि सेल्स उसे पहचानने से इनकार कर रहे हैं, सेल्स उसे ले नहीं रहे। जब सेल्स इंसुलिन को नहीं ले रहे तो इंसुलिन का काम नहीं हो रहा, और एज अ रिजल्ट हमें थकन फील हो रही है। दोनों के अंदर होता क्या है कि बॉडी के अंदर शुगर जो है वो हाई कंसंट्रेशन में मौजूद रहती है। पहले केस में इंसुलिन है ही नहीं, और अगर है भी तो सेल्स मतलब जो है तो ये ऑटोइम्यून डिस्ट्रक्शन हो रही है इसकी, ठीक है, इंसुलिन खराब हो रही है। इंजेक्शन के इसके इंसुलिन के इंजेक्शंस लगाने पड़ रहे हैं। तो इस केस में भी शुगर बॉडी के अंदर हाई रहेगा क्योंकि इंसुलिन काम नहीं कर रहा, और दूसरे केस में तो रहेगा ही हाई क्योंकि इंसुलिन रेजिस्टेंस आ चुकी है, सेल्स इंसुलिन को लेने से इनकार कर रहे हैं। ठीक हो गया। अच्छा, तीसरी टाइप भी अभी गेस्टेशनल डायबिटीज़ है। गेस्टेशनल डायबिटीज़ सिर्फ प्रेगनेंसी के दौरान होती है और ज़्यादातर केसेस में प्रेगनेंसी के बाद ये ठीक हो जाती है।
ये सिर्फ प्रेगनेंसी की वजह से होती है, ठीक है। अब यहाँ पर हम टाइप 1 देख रहे हैं, यहाँ पर टाइप 2देख रहे हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो टाइप 1 एंड टाइप 2 की सेम है, सिमिलर है, इस वजह से ये सेंटर में आ गई, ठीक है। अब दोनों के केस में क्या होगा, दोनों के केस में हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड कॉम्प्लिकेशन होंगी, चाहे टाइप 1 है चाहे टाइप 2 है। इसी तरह से इस दोनों के केस में हेल्दी लाइफस्टाइल और मेडिकल सुपरविजन चाहिए, डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो ये दोनों इस केस में है। इसी तरह से दोनों का क्या केस है कि इसमें प्यास बार बार लगती है, बार बार यूरिन करना पड़ता है, और जो आई साइड है वो ब्लरी होना शुरू हो जाती है, खासकर टाइप 1 में। आई साइड का केस टाइप 1 के साथ ज़्यादा रिलेट कर रहा है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, ये सारी टाइप 1 एंड टाइप 2 दोनों में होती हैं। लेकिन अगर हम सिर्फ टाइप 1 में देखें तो टाइप 1 जो है ये क्योर नहीं हो सकती। आप इंसुलिन के इंजेक्शन लेना शुरू कर सकते हैं, आप अपने पेंक्रियास को नहीं कह सकते कि इंसुलिन बनाते रहो। इस तरह से बॉडी अपनी इंसुलिन को नहीं बनाएगी, बॉडी को बाहर से इंसुलिन चाहिए होगी। और इसमें जो कॉजेज़ हैं वो नहीं पता, मे बी ये किसी पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में, यानी कि वालदैन से बच्चों में ट्रांसफ़र हो, मे बी दादा-दादी से बच्चों में ट्रांसफ़र हो रही हो, और इंसुलिन के इंजेक्शंस पूरी ज़िंदगी के लिए चाहिए होते हैं। सो दिस इज़ टाइप 1। टाइप 2 में क्या होता है? टाइप 2 में कुछ लाइफ़स्टाइल की मॉडिफ़िकेशन करने से ये ठीक हो जाती है, ठीक है? ये थोड़ा-सा इसके अंदर काबू पाया लिया जाता है। इस टाइप 2 का नुकसान ये है कि इंसुलिन बॉडी के अंदर हाई हाई अमाउंट में है, इंसुलिन बनती जा रही है, शुगर भी हाई अमाउंट में है। अब ये दोनों वाइस वर्सा हैं। इंसुलिन शुगर को ज़्यादा कर रही है, क्यों? क्योंकि इंसुलिन शुगर को कम नहीं कर रही। और शुगर क्या कर रहा है? शुगर क्योंकि ज़्यादा है तो शुगर इंसुलिन रिलीज़ करवा रहा है। अब पेंक्रियास ठीक इंसुलिन रिलीज़ कर रहा है। वो इंसुलिन विद द पैसेज ऑफ टाइम ज़्यादा होती जाएगी, लेकिन बॉडी उसे इस्तेमाल नहीं कर सकती, क्योंकि सेल्स ने इस इंसुलिन को पहचानने से इनकार कर दिया। अब सेल्स इंसुलिन नहीं लेंगे, सेल्स इंसुलिन टेकअप नहीं करेंगे ब्लड से, तो क्या होगा? इंसुलिन हाई होना शुरू हो जाएगी, और हाई अमाउंट ऑफ इंसुलिन आपके ब्रेन को, ओवरीज को, ओवरऑल पूरी बॉडी को डिस्टर्ब करती है, ऑर्गन्स को डिस्टर्ब करती है। अच्छा, इसकी वजह क्या है कि जेनेटिक भी हो सकती है, एजिंग, यानी कि जब बंदा बूढ़ा हो जाए तो इंसुलिन रेजिस्टेंस आ जाती है। इनएक्टिविटी, ज़्यादा आप काम ना करें, क्योंकि जैसे ही आप एक्सरसाइज करते हैं, बगैर इंसुलिन रेजिस्टेंस के इंसुलिन सेल्स यूज़ करना शुरू हो जाते हैं। ओबेसिटी एंड मोर, इसलिए कहा जाता है कि जिनको टाइप 2 डायबिटीज़ है वो एक्सरसाइज को लाजमी अपनी उसका पार्ट बनाएं लाइफस्टाइल का। इंसुलिन इसमें नीडेड नहीं होती, बेटा ये गलत लिखा हुआ है, आपने इसको नहीं करना। इंसुलिन इसमें नीड नहीं होती, इंसुलिन ऑलरेडी बॉडी में हाई है, क्योंकि इंसुलिन रेजिस्टेंस हो चुकी है। इसमें इंसुलिन ज़रूरी नहीं होती, आप लाइफस्टाइल चेंज करेंगे, वो जो इंसुलिन बॉडी में है वही अपना काम करेगी, ठीक है। हाँ, अगर ये इंसुलिन कम हो जाए, टाइप 2 को टाइप 1 के साथ मर्ज कर दिया जाए, इंसुलिन कम हो जाए, फिर इंसुलिन के इंजेक्शन की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक हो गया? मैनेजमेंट में क्या है? आई एम सॉरी, ये मैंने पिक्चर गूगल से ली है, तो इस वजह से खराब मैंने खुद नहीं बनाई, लेकिन आप यहाँ पर रिक्वायर्ड इंसुलिन एज नीडेड इंजेक्टेड और ओरल एज नीडेड, मतलब यानी ज़रूरत हुई तो लेंगे, अदरवाइज नहीं लेंगे। मैनेजमेंट में मेडिकेशन आ सकती है, हम कैसे इसको मैनेज कर सकते हैं? सबसे पहले दवाइयाँ लें, हेल्दी डाइट लें, रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी करें, वेट कंट्रोल करें, अवॉइड स्मोकिंग करें। अगर आप चलेंगे, जितना ज़्यादा चलेंगे उतना आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस या इंसुलिन मैनेजमेंट हो जाएगी, इंसुलिन रेजिस्टेंस मैनेज हो जाएगी। प्रिवेंशन क्या है? ज़्यादा एक्टिव रहें, फाइबर रिच फूड खाएं, सैलड ज़्यादा लें, होल ग्रेन लें। आप बहुत ज़्यादा ये जो वाइट फ्लोर होता है या मैदा होता है ये मत लें, हेल्दियर चॉइसेस लें, और स्मोक ना करें, ठीक है। बार बार प्यास का लगना, थकन का होना, आई साइट का ब्लर होना, स्लो जो है वो ज़ख्म जल्दी से हील नहीं होता, ज़ख्म को देर लगती है भरने में, दैट इज़ शॉर्ट टर्म। और लॉन्ग टर्म में क्या आता है कि हार्ट डिजीज़ आ जाती हैं, हाई ब्लड प्रेशर आ जाता है। जिनको शुगर होती है, आपने अक्सर देखा होगा, उनकी किडनीज बहुत ज़्यादा डैमेज होती हैं, ठीक है। सबसे पहला जो इफेक्ट शुगर का पड़ता है वो किडनी के ऊपर पड़ता है। इस तरह आई का रेटिना डैमेज होता है, जिसकी वजह से ब्लरी विजन आ जाता है, ठीक है, आपको ब्लर ब्लर चीज़ें नजर आती हैं। हाई कॉर्टिसोल हो जाता है, लिपिड एंड यूरिक एसिड, कीटो एसिडोसिस हो जाता है, फुट अल्सर हो जाता है, मेमोरी लॉस हो जाता है, और कोविड-19 के रिस्क ज़्यादा हो जाते हैं। ओके, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं प्लांट डिजीजेस को। तो प्लांट्स को भी डिजीजेस होती हैं, क्योंकि वो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उनको भी इंसानों के जैसे जो है वो मुख्तलिफ बीमारियां होंगी। हमारे केस में क्या होता है कि हम अपने नॉर्मल फंक्शनिंग को थोड़ा कम कर देते हैं, रिड्यूस कर देते हैं, हमारा हाजमा खराब हो जाता है। बिल्कुल इसी तरह से प्लांट्स ने जो सीड्स प्रोड्यूस करने होते हैं, फ्रूट्स प्रोड्यूस करने होते हैं, उनके अंदर उनकी जो एक्टिविटी है वो स्लो डाउन हो जाती है। अब क्योंकि पाकिस्तान एक एग्रीकल्चरल कंट्री है, तो इसमें जो बंदा प्लांट्स की डिजीजेस पे पढ़ेगा या रिसर्च करेगा, उसके लिए बहुत फ़ायदा है, फाइनेंशियली भी, और पाकिस्तान के हवाले से भी, कि पाकिस्तान को फ़ायदा होगा कि यहाँ पर फिर डिजीजेस नहीं होंगी, ठीक है। तो कुछ स्पेशल प्लांट डिजीजेस हैं जो कि ज़्यादातर फंगस की वजह से कॉज होती हैं, ऑल्दो वायरसेस आर देयर, बैक्टीरियाज आर देयर, लेकिन फंगस की वजह से ज़्यादा नुकसान होता है। पहली चीज़ है रस्ट एंड स्मट। रस्ट क्या है?
सीनिया रस्ट फंगस की वजह से कॉज होती है, ये फंजाई का नेम है, ठीक है। और ये ज़्यादातर वीट, बार्ले एंड राई को करता है। ट्रांसमिशन कैसे होती है? स्पोर्स के थ्रू, यानी एक पौधे के ऊपर ये बनेंगे, स्पोर्स लगेंगे, इस तरह के छोटे छोटे स्पोर्स बनेंगे और ये अगले पौधे को, साथ वाले पौधे को लग जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से पूरी फसल इससे खराब होती है। और 20%, यानी अगर एक पूरा फील्ड 100 किलो दाने गंदम के प्रोड्यूस कर रहा है या जौ के, 100 किलो में से 20 किलो तबाह हो जाएंगे, ज़ाया हो जाएंगे, ठीक है। ये बहुत बड़ा लॉस है। स्मट स्टिलागो ट्रिटिकाए से होता है और ये स्टिलागो ज़्यादातर वीट और ग्रासेस को लगता है। और इसमें क्या होता है कि ब्लैक सी अपीयरेंस आ जाती है, जिस तरह आपको यहाँ पर नजर आ रही है, ब्लैक अपीयरेंस नजर आ जाती है, ठीक है। सूटी ब्लैक अपीयरेंस नजर आती है, छोटे छोटे ग्रेन्स बनते हैं। और इसकी वजह से भी जो ओवरऑल यील्ड है, जो ओवरऑल प्रोडक्शन है, वो कम हो जाती है। और और जो ग्रेन की क्वालिटी है वो भी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है, यानी ग्रेन अच्छी अच्छी क्वालिटी का ग्रेन पैदा नहीं होता। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है रेड रॉट ऑफ शुगर केन। तो कोलेंट्रिटिकम फेल्केटम से होती है। अच्छा, मैं मल्टीपल प्रोनाउंसिएशंस भूल चुकी हूँ, काफ़ी अर्सा पहले मैंने ये चीज़ें पढ़ाई थी, तो आपने प्रोनाउंसिएशन लाजमी जो साइंटिफिक नेम्स की गूगल से देख लेनी है, ठीक है। अच्छा जी, इसके सिम्टम्स क्या हैं? रेड कलर अपीयर होना शुरू हो जाता है गन्ने के ऊपर, ठीक है। शुगर कैन गन्ने को बोल रहे हैं, ठीक है। क्लेटोट्राइकम क्या करता है? क्लेटोट्राइकम इस जगह पे रेड कलर कॉज करता है और गन्ने के अंदर तक वो रेड कलर आता है, जिसकी वजह से इसका जायका भी तब्दील हो सकता है और इसके अंदर जो शुगर कंटेंट है, शुगर है, वो भी कम हो सकता है। क्योंकि अब शुगर किसने खा लिया? वो इसने कोलेटोट्राइकम ने खा लिया, ठीक है। और कोलेटोट्राइकम जब एक दफ़ा शुगर खा लेगा तो फिर गन्ने के लिए नहीं बचेगा, ठीक है। चीनी बनाने के लिए शुगर पीछे नहीं बचेगा, ठीक है। तो अब नेक्स्ट हमारे पास इसकी डिजीज़ मैनेजमेंट कैसे होती है। पहली चीज़, अगर हम प्लांट्स को चाहते हैं कि डिजीज़ ना लगे, तो सबसे पहली चीज़ जो करनी है हमने वो ये करनी है कि रेजिस्टेंट क्रॉप वराइटीज़ यूज़ करनी है। ऐसी क्रॉप वराइटीज़ जिनको ये बीमारियां ना लगें, जिनके अंदर क़ुव्वत मुदाफ़ियत ज़्यादा हो, जिनके अंदर इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग हो, वो वाली क्रॉप्स यूज़ करनी है। क्रॉप रोटेशन बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ख़ासतौर पे पाकिस्तान में। जब जब हमारे पास एक सीज़न कोई और क्रॉप लगे और अगले सीज़न कोई और क्रॉप लगे। ऐसा ना करें कि दोनों सीज़न्स में, या एक दफ़ा जैसे लेट्स सपोज़ अभी गंदम का अगर सीज़न है, तो अगले साल फिर गंदम के सीज़न पर ही गंदम लगाएँ, नो। अब सर्दियों में कोई और फसल लगाएँ। इससे ये होगा कि एक क्रॉप के लीव्स या रूट्स अगर उसके रेज़िड्यूज़ या उसका बचा-खुचा ज़मीन में रह जाएगा, तो वो अगली क्रॉप के लिए खाद का काम करेगा, न्यूट्रिशन का काम करेगा। उससे जो ज़मीन की क्वालिटी है वो बहुत अच्छी हो जाती है। तो हमेशा क्रॉप रोटेट करके लगाया करें, पहले कोई और फसल फिर कोई और फसल। यूज़ फंजीसाइड्स, फंजीसाइड्स का मतलब है फंगस को किल करने वाली दवाइयाँ इस्तेमाल करें, लेकिन आप नेचुरल फंजीसाइड्स इस्तेमाल करेंगे वो ज़्यादा बेहतर है। वैसे जो फंजीसाइड्स हैं वो फिर अगर इन पौधों का पार्ट बन गए तो ये हमारे लिए नुकसान हो सकता है, क्योंकि हर दवाई के अंदर कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, तो वो इंसानों के लिए साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। रेगुलर मॉनिटरिंग एंड अर्ली डायग्नोसिस, रेगुलरली मॉनिटर करें। अगर आपको कुछ भी फसल इस तरह की नज़र आए तो उसको साइड पे कर दें, ताकि बाकी प्लांट्स को बीमारी ना लगे। ओके, लेट्स टॉक अबाउट एंटीबायोटिक्स नाउ। एंटीबायोटिक्स, एंटी का मतलब होता है अगेंस्ट, बायोटिक मतलब लिविंग, लाइफ। एंटीबायोटिक यानी किसी लाइफ के अगेंस्ट। अब वो लाइफ कौन सी होगी? हम किसके अगेंस्ट जाएंगे? बीमारियों के अगेंस्ट ना, जरासीमों के अगेंस्ट। तो इसमें एंटी फंगल भी आ सकती हैं, एंटी बैक्टीरियल भी आ सकती हैं, एंटी वायरल भी आ सकती हैं। लेकिन वायरसेस क्योंकि सिर्फ तब जिंदा होते हैं जब वो बॉडी के अंदर हों। अच्छा, क्योंकि वायरसेस के अगेंस्ट ये एंटीबायोटिक्स काम नहीं करती। अभी तक वायरसेस के अगेंस्ट कोई एंटीबायोटिक डेवलप नहीं हो सकी। मल्टीपल इंटरफेरोन बेस्ड कुछ ट्रीटमेंट्स होती हैं जो वायरसेस के अगेंस्ट काम करती हैं। बैक्टीरिया या फंजाई के अगेंस्ट, फंजाई भी बहुत कम, ज़्यादातर बैक्टीरिया के अगेंस्ट एंटीबायोटिक्स यूज़ होती हैं। तो हम इन्हें एंटीवायरल नहीं कहेंगे, ठीक है। सबसे पहली जो एंटीबायोटिक डिस्कवर हुई थी वो पेनिसिलिन डिस्कवर हुई थी, और वो किसने डिस्कवर की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 में, ठीक है। और उसने क्या किया? उसने एक मोल्ड के ऊपर एक ऐसी चीज़ देखी जो कि बैक्टीरिया को किल कर रही थी। उसने इसको नाम पेनिसिलिन दे दिया, ठीक है। अब ये इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये मेडिसिन के तौर पर आई 1940s से 1960 में, वाइडली यूज़ हुई, बहुत ज़्यादा लोगों ने इसको इस्तेमाल किया। और इससे पहले लोग बैक्टीरिया से, एक आम सी बीमारी से मर जाते थे, लेकिन पेनिसिलिन के डिस्कवर के बाद
जो पेनिसिलियम नोटेटम बैक्टीरिया मोल्ड से निकली थी, ठीक है, जो ब्रेड के ऊपर अक्सर आप ग्रीन कलर का मोल्ड देखते हैं ना, उससे ये निकली है, ठीक है। तो पेनिसिलियम नोटेटम से जो ये पेनिसिलिन निकली है, इसने बहुत सी लोगों की जानों को बचाया, जिसकी वजह से और इसके बाद और एंटीबायोटिक्स के ऊपर काम हुआ, और आज आप देखते हैं बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक्स की टाइप्स हैं, ठीक। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है सोर्सेज। तो ये बैक्टीरिया से भी निकाली जा सकती है, फंजाई से भी निकाली जा सकती है। तो जो पेनिसिलियम नोटेटम था वो एक फंगस थी, आप अपने ब्रेड के ऊपर देखते हैं ना, वो फंगस लगती है, दैट इज पेनिसिलियम नोटेटम, ठीक है। नेक्स्ट प्लांट से भी निकाला जा सकता है। ये इसके अभी तक के ये सोर्सेज हैं। बैक्टीरिया जो है वो जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन है, टेट्रासाइक्लिन है, एरिथ्रोमाइसिन है, ये बैक्टीरियल बेस्ड एंटीबायोटिक्स हैं। पेनिसिलियम जो है वो फंगस बेस है। सेफलोस्पोरिन्स, सेफेलोस्पोरिन, ये सारी जो है वो इनकी आगे सेफलोस्पोरियम जो है वो फंगस है, और सेफलोस्पोरिन जो है वो इस एंटीबायोटिक का नेम है जो यहाँ से निकलती है। फिर इसी तरह से गार्लिक से कुछ निकलती हैं, एनिमल से भी कुछ एंटीबायोटिक्स निकलती हैं। एनिमल्स भी एंटीबायोटिक का सोर्सेज हैं, जैसे कुछ जानवर हो गए। ये काम किस तरह से करती है? नंबर वन, जो बैक्टीरिया आपकी बॉडी में एंटर होगा, ये उसके आउटर कॉर्नर को तोड़ने की कोशिश करेंगे, आउटर वॉल की इनहिबिशन करेंगे, सेल वॉल को तोड़ेंगी, ठीक है। इसके अंदर जो प्रोटीन बन रही है उसको भी ये खत्म करेंगी, ठीक है, जिसमें एग्जांपल है टेट्रासाइक्लिन एरिथ्रोमाइसिन की, ये प्रोटीन को खत्म करती हैं। अच्छा, इसके अंदर जो डीएनए आरएनए होता है, इसको भी ये प्रिवेंट करेंगी, ये ग्रो ना करे, ठीक है। अगर कोई बैक्टीरिया जो आपकी बॉडी में एंटर हो चुका है, पहला काम क्या होगा कि आउटर लेयर उसकी ब्रेक की जाएगी। आउटर लेयर ब्रेक करने के लिए कोई और एंटीबायोटिक्स होंगी, अंदर की प्रोटीन तोड़ने के लिए कोई और एंटीबायोटिक्स होंगे, डीएनए को इनहिबिट करने के लिए कोई और एंटीबायोटिक्स होंगे, ठीक है, मेम्ब्रेन डिस्रप्शन के लिए कोई और एंटीबायोटिक्स होंगे, मेटाबॉलिक इनहिबिशन, यानी मेटाबॉलिकली वो ऑर्गेनिज्म एक्टिव ना रहे, वो खाना ना खा सके, वो उसको हजम ना कर सके, उसको एनर्जी ना मिले, उसको करने के लिए कुछ और एंटीबायोटिक्स होंगी। आपकी बुक में कुछ इस तरह के नाम लिखे हुए हैं कि जो सेल वॉल को इनहिबिट करते हैं, जैसे कि पेनिसिलिन। इसी तरह से प्रोटीन की सिंथेसिस को कम करेंगे, दैट इज टेट्रासाइक्लिन एंड एरिथ्रोमाइसिन। इस तरह डीएनए की रेप्लिकेशन को जेंटामाइसिन करेगी। मेम्ब्रेन को डिस्टर्ब करने के लिए पोलीमैगजीन्स हैं। इसी तरह से मेटाबॉलिक इनहिबिशन है, सल्फोनामाइड्स हैं। ये सारी एंटीबायोटिक्स काम करिए अगेंस्ट मल्टीपल बैक्टीरियाज। हर बैक्टीरिया का अपना वे ऑफ एक्शन होगा, अपना वे ऑफ ट्रीटिंग होगा। कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जिनकी सिर्फ सेल वॉल को तोड़ दिया जाए तो वो मर जाते हैं, कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जिनके डीएनए तक को तोड़ना पड़ता है तभी वो मरेंगे, ठीक है। तो इसलिए जितना कोई बैक्टीरिया स्ट्रांग होता जाएगा, आपकी एंटीबायोटिक की डोजेज या एंटीबायोटिक की जो नेचर है वो उतनी ही स्ट्रांग होती जाएगी, ठीक है। अब ये सब सोर्सेज हैं, बैक्टीरिया से हम एंटीबायोटिक लेते हैं, प्लांट से लेते हैं, एनिमल से लेते हैं, इंसेक्ट से लेते हैं, फंजाई से लेते हैं, ये मल्टीपल सोर्सेज है, ठीक है। आपकी बुक में यही 4 मेंशन हुए हैं। नेक्स्ट हमारे पास है एंटीबायोटिक क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन में बेस्ड ऑन एक्शन, यानी किस तरह से ये एक्शन करती हैं, किस तरह से ये काम करती हैं, बैक्टीरियोस्टैटिक है या बैक्टीरियोसाइडल है। स्टैटिक कहते हैं रोक देने को, खड़ा हो जाने को। बैक्टीरियोस्टैटिक मतलब जो बैक्टीरिया, जर्म या जरासीम बॉडी में एंटर हो रहा है उसको वहीं रोक दें, उसको वहीं रोक दें, स्टैटिक कर दें, ठीक है। ये सिर्फ बैक्टीरियल ग्रोथ को इनहिबिट करेंगी। बैक्टीरिया जिसकी जो तादाद ओरिजिनली थी दवाई लेने के बाद वही रहेगी, वो बढ़ेगा नहीं, ठीक है। साइडल कहते हैं किलिंग को, जैसे सुसाइडल का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है ना, साइडल, साइड कहते हैं किलिंग को, तो बैक्टीरिया साइडल यानी बैक्टीरिया को किल करेगी। तो बेस्ड ऑन एक्शन, यानी एक्शन कैसा परफॉर्म करेगी, या वो बैक्टीरिया को वहीं बढ़ने से रोक देगी या बैक्टीरिया को पूरा का पूरा किल कर देगी, इस बेस पर। फिर टाइप्स बेस्ड ऑन स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम कहते हैं एक रेंज को, अगर तो नैरो रेंज है, नैरो स्पेक्ट्रम है, तो थोड़े बैक्टीरियाज किल होंगे, जैसे पेनिसिलिन थोड़े बैक्टीरियाज को किल करेगी। ब्रॉड स्पेक्ट्रम यानी कि एक लंबे ज्यादा बैक्टीरियाज को किल करेगी, ठीक है, जो बहुत ज्यादा बैक्टीरियाज के ऊपर एक्ट करेगी, और जो ना सिर्फ आपके बैड बैक्टीरिया को मारेगी बल्कि आपके गुड बैक्टीरियाज को भी मार सकती है। इसमें जो मेजर ग्रुप्स हैं वो सल्फेनोमाइड्स हैं, टेट्रासाइक्लिन है, सेफलोस्पोरिन है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट का। अगर आप एक ही एंटीबायोटिक बार बार लेना शुरू करें तो क्या होता है कि आप जो जर्म है, जो बैक्टीरियल जर्म है, उसको आदत हो जाती है उस एंटीबायोटिक की। वो जब उस एंटीबायोटिक का आदी हो जाएगा तो वो उसकी प्रेजेंस में भी ग्रो करेगा। नतीजा क्या निकलेगा, डॉक्टर को या तो दवाई चेंज करनी पड़ेगी या जो ऑलरेडी दवाई यूज करें उसकी डोजेज बढ़ानी पड़ेगी। इसको कहते हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको कोई भी बीमारी हो, आप हर बीमारी के केस में एंटीबायोटिक्स ना लिया करें, ये बहुत बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। अगर आपके बैड बैक्टीरिया एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट हो गए तो फिर उसके बाद आपको मल्टीपल बीमारियां और मजीद लग सकती हैं, फिर कोई भी एंटीबायोटिक इफेक्ट काम नहीं करेगी।
ठीक है। इसके रिजल्ट देखें, अनट्रीटेबल इन्फेक्शन, ऐसे इन्फेक्शन होना शुरू हो जाएंगे जो ट्रीट ही नहीं हो सकेंगे। इंक्रीज मोर्टेलिटी, मौत की वजह या मौत के वाकयात ज़्यादा होना शुरू हो जाएंगे। लॉन्गर मोर एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट, फिर हमें लंबे ट्रीटमेंट पे जाना पड़ेगा। इसलिए जब भी आप दवाई लें ख्याल रखें कि उसको बीच में स्किप ना करें। एंटीबायोटिक्स को अगर आप स्किप कर गए आपके बैक्टीरिया रेजिस्टेंट हो जाएंगे। अभी हम आगे पढ़ते हैं रेजिस्टेंस होते कैसे हैं। मेडिकल प्रोसीजर रिस्क का बन जाता है, ठीक है। इसमें एग्जांपल ड्रग रेजिस्टेंट टाइफाइड है, ड्रग रेजिस्टेंट टीबी है। क्लासिफिकेशन देखें हमने अभी बड़ी, सेल वॉल की बेसिस पर कौन इनहिबिट करता है, प्रोटीन सिंथेसिस को कौन इनहिबिट करता है, डीएनए या आरएनए को कौन करता है, किस चीज के साथ ये इंटरफेयर करेगा, कहाँ पे जाके बैक्टीरिया को या जर्म को मारेगा, ये उसकी बेसिस पर है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है किस तरह से रेजिस्टेंट बनते हैं। अब जैसे मिसाल दे रही हूँ मैं आपको, आपके जिस्म में इतने सारे बैक्टीरियाज हैं, इनमें सिर्फ 2 बैक्टीरियाज ऐसे हैं जिनके अंदर रेजिस्टेंट वाले जीन है, जो रेजिस्टेंट है, जिनको दवाई असर नहीं करेगी। अब होगा क्या कि जैसे ही आपने कोई दवाई ली, वो जो नॉन रेजिस्टेंट बैक्टीरियाज थे वो क्या कर जाएंगे, मर जाएंगे, सिर्फ रेजिस्टेंट रह जाएंगे। अब क्योंकि बाकी सारी मर गए हैं तो अब खुराक ज्यादा बची है, तो ये जो 2 बैक्टीरियाज हैं ये मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाएंगे, यानी रेजिस्टेंट बैक्टीरिया की तादाद ज्यादा होना शुरू हो जाएगी। और रेजिस्टेंट बैक्टीरिया जो नॉन रेजिस्टेंट थे उनके अंदर भी अपने ट्रांसमिशन करते हैं। बैक्टीरिया की आदत होती है ये हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर करते हैं, अपने साथ के बैक्टीरियाज को भी जीन ट्रांसफर कर रहे हैं। तो ये रेजिस्टेंट वाली जीन अपने साथ के बैक्टीरियाज को, एज अ रिजल्ट सारी की सारी कॉलोनी जो आपकी बॉडी में है वो ड्रग रेजिस्टेंट हो जाएगी, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट हो जाएगी, और उसके ऊपर अब कोई एंटीबायोटिक या कोई ड्रग असर नहीं करेगी। नतीजा क्या होगा, डॉक्टर या तो आपकी दवाइयाँ चेंज करेगा, आपको हाई डोजेज देगा, या फिर आपकी जो दवाई है उसको ज़्यादा लंबे अरसे तक के लिए करेगा। तो ये एक रिस्की फैक्टर है। इससे बचने के लिए आप नंबर 1 कभी भी एंटीबायोटिक का कोर्स स्किप ना करें, बीच में एक टाइम की दवाई अलार्म लगा लें, रिमाइंडर्स लगा लें, लेकिन दवाई स्किप ना करें। और नंबर 2 इससे परहेज़ करें, आल्दो इससे परहेज़ करें, नेचुरल चीज़ें लें, जैसे गार्लिक है, नेचुरल एंटीबायोटिक है ना, आप वो लें, हेल्दी है, नेचुरल एंटीबायोटिक आप वो लें, ठीक है। प्लांट बेस्ड डाइट लें, ठीक हो गया। अच्छा, ये रेजिस्टेंट डेवलप किस तरह से होती है तो हमने देख लिया। नेक्स्ट हम ये देखते हैं, अच्छा यहाँ पर ये ऊपर एक और चीज़ है, रेजिस्टेंट इज अ नेचुरल एवोल्यूशनरी प्रोसेस। एवोल्यूशन मतलब इर्तिका का प्रोसेस है। एक बैक्टीरिया बार बार एक ही दवाई लेगा तो उसका असर खत्म हो जाएगा। जैसे आप पहले दिन धूप में जाएंगे आपको गर्मी लगेगी, अगले दिन 10 सालों तक आप धूप में निकलते रहेंगे तो क्या होगा, आपको वो गर्मी, आपके जिस्म को लगेगी तो गर्मी, लेकिन आपको इतनी फील नहीं होगी क्योंकि आप उसके आदी हो चुके हैं। तो बैक्टीरिया भी इस दवाई का आदी हो जाता है और एज अ रिजल्ट इस दवाई की मौजूदगी में भी ग्रो करना शुरू कर देता है। अकर्स थ्रू जेनेटिक म्यूटेशन और एक्वायरिंग रेजिस्टेंट जीन, ये जीन की वजह से होता है, जेनेटिक मेकअप की वजह से होता है। स्प्रेड थ्रू पॉपुलेशंस ऑफ बैक्टीरिया, तो ये आसपास की पॉपुलेशन में भी स्प्रेड हो जाता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक चैप्टर एंड हो गया है। लेट्स टॉक अबाउट द एमसीक्यूज। तो एमसीक्यूज में सबसे पहला एमसीक्यू है, What the patient feels when he goes to the doctor is, जब पेशेंट को क्या महसूस होता है तो वो डॉक्टर के पास जाता है, उसे इलनेस फील हो रही होती है, ठीक है। डिजीज एक लंबी चीज है। डायबिटिक पेशेंट क्या पता डॉक्टर के पास जाए या ना जाए, उसे डायबिटीज है, ठीक है। या अक्यूट इन्फेक्शन या डायग्नोसिस के बेस पर नहीं, वो इलनेस की बेस पर डॉक्टर के पास जाता है। बोन फ्रैक्चर क्या है, अक्यूट डिजीज है, कुछ अरसे बाद हल हो जाएगी, ठीक है। इन्फेक्शन नहीं है बोन फ्रैक्चर। इन्फेक्शन इसलिए नहीं है क्योंकि ये किसी बैक्टीरिया या वायरस की वजह से नहीं हो रहा, ये एक्सीडेंट की वजह से हो रहा है। वायरसेस एंड बैक्टीरिया आर एग्जांपल ऑफ पैथोजेंस। वायरस या बैक्टीरिया पैथोजेंस है, ठीक है, वेक्टर्स नहीं है। वेक्टर अगर मच्छर यहाँ पर लिखा होता तो वो वेक्टर होता। जूनोटिक डिजीजेज, इसलिए आप जूनोटिक डिजीजेज कह सकते हैं नो डाउट, लेकिन जरूरी नहीं है कि सारे वायरसेस या बैक्टीरिया जानवरों से होकर आपकी तरफ आए, ठीक है। कुछ मट्टी से भी आपको लग सकते हैं, कुछ किसी फ्लू से भी लग सकते हैं, इसलिए पैथोजन तो लाजमी, पैथोजन इज द मोर एक्यूरेट आंसर। अगर पैथोजन ना होता तो जूनोटिक डिजीज को भी हम टिक कर सकते थे, लेकिन क्योंकि सारे वायरसेस सारे बैक्टीरिया जानवरों से नहीं हमें आते, इसलिए हम जूनोटिक डिजीज को टिक नहीं करेंगे। मॉस्किटो इज द डेडलीस्ट एनिमल ऑन द अर्थ बिकॉज, मॉस्किटो क्यों डेडलीस्ट एनिमल है, क्योंकि ये खुद तो बीमारी नहीं फैलाएगा, खुद तो कॉज नहीं बनेगा, लेकिन इट कैन स्प्रेड द डिजीज, ठीक है। ये स्प्रेड करेगा डिजीज को, ये वेक्टर या कैरियर के तौर पे काम करेगा। द नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेज दैट रन इन द फैमिली, नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेज जो फैमिली में चलती है, फैमिली का मतलब है पेरेंट्स से उनके बच्चों को, फिर उनके बच्चों को लगती है, दैट इज जेनेटिक डिसऑर्डर। The non-infectious diseases that run in the family are non-infectious, जो कि फैमिली के अंदर होंगे उनको हम जेनेटिक डिसऑर्डर के अंदर ही स्टडी करेंगे। ओके, नेक्स्ट इज कोविड-19 इज कोविड-19 आप देखें ये कुछ टाइम तक रही और उसके बाद खत्म हो गई, पूरी लाइफ नहीं चली किसी बंदे की, ठीक है।
ऑल्दो कुछ कुछ सिम्टम्स कुछ कुछ लोगों को फील होते हैं, लेकिन ये क्रोनिक में नहीं आ सकती, तो बी एंड डी ऑप्शन वैसे ही आउट हो जाता है। अब क्योंकि पहला ऑप्शन है अक्यूट बैक्टीरियल, तो आपको पता है ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं है, ये वायरल है, ठीक है, कोरोना वायरस है, तो इसलिए अक्यूट वायरल इन्फेक्शन आएगा। कोविड-19 स्प्रेड एज ग्लोबल पेंडेमिक वाज रिड्यूस्ड आफ्टर, कैसे रिड्यूस हुआ? वैक्सीनेशन के बाद, जैसे ही लोगों को वैक्सीन लगी उसके बाद इसकी कमी आ गई। एचआईवी पॉजिटिव पर्सन कैन स्टे अप टू 10 ईयर इन स्टेज 2, अगर आपको याद हो हमने कहा था कि सेकंड स्टेज में 10 साल तक लग सकते हैं। According to the International Diabetes Federation (IDF), the rate is increasing. We can, हम क्या कर सकते हैं? आपको पता है डायबिटीज लाइफस्टाइल की बीमारी है, लाइफस्टाइल को ठीक करेंगे डायबिटीज को कम करेंगे, ये खत्म नहीं हो सकती, ठीक है। मेक लाइफस्टाइल चेंजेस टू प्रिवेंट इट। द रैपिड क्रिएशन ऑफ एबनॉर्मल सेल्स ज्यादा ग्रो करें, दैट ग्रो एंड स्प्रेड टू अदर ऑर्गन्स, दूसरे ऑर्गन्स तक ये चले जाएं, इज कॉल्ड कैंसर। कैंसर वो बीमारी है जहां पे सेल्स अपने ओरिजिनल नंबर से बहुत ज्यादा बनना शुरू हो जाते हैं। नेक्स्ट, विच करेक्टली मैचेस द एंटीबायोटिक विद इट्स सोर्स, सोर्सेस के साथ हमने मिलाना है, ये याद रखने वाली चीज है, दिस इज व्हाट यू नीड टू रिमेंबर। स्ट्रेप्टोमाइसिन फंगल नहीं है, ये बैक्टीरियल अभी हमने पढ़ा था, ठीक है। सिफेलोस्पोरिन जो है वो फंगल है। पेंसिलिन प्लांट से नहीं लिया था, पेंसिलिन पेंसिलियम नोटेटम से लिया था, दैट इज फंगस, ठीक है। हाँ, टेट्रासाइक्लिन बैक्टीरिया से है, ठीक है। फर्स्ट एंटीबायोटिक डिस्कवर्ड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग इन 1928 वाज पेंसिलिन, ये तो आपको पता है पेंसिलिन सबसे पहले डिस्कवर हुआ था, और इसका जो एजेंट है, जो नाम है उसका, दैट इज पेंसिलियम नोटेटम। ड्रग रेजिस्टेंट टाइफाइड इज लीथल, क्यों लीथल है? क्योंकि इसके अंदर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट आ चुकी है। हमने दो एग्जांपल पढ़ी है, एक टीबी की, ड्रग रेजिस्टेंट टीबी की, एंड ड्रग रेजिस्टेंट यहाँ पर टाइफाइड की, ठीक है, इसी लेक्चर में पढ़ा है। ओके, नेक्स्ट वन, ऑल पैथोजेनिक बैक्टीरिया डेवलप एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट, अगर सारे के सारे बैक्टीरिया में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट आ जाए। स्टूडेंट्स, मैंने एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट को बहुत डिटेल में पढ़ाया थोड़ी देर पहले, ठीक है। अगर आपने नहीं पढ़ा तो आप लेक्चर को थोड़ा सा पीछे करेंगे, आपको समझ आ जाएगी। हेल्थ इश्यूज विल इंक्रीजिंग रिगार्डिंग, हेल्थ इश्यूज किसकी वजह से आएंगे? बैक्टीरिया की वजह से आएंगे। इस केस में, एंटीबायोटिक के केस में, क्योंकि आपको पता है एंटीबायोटिक बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम करती है। मेम्ब्रेन डिस्ट्रप्शन एंटीबायोटिक्स कैन ग्रुप एज, ऐसे बैक्टीरिया जो मेम्ब्रेन को ही तोड़ दें, वो एक ऑर्गेनिज्म को किल कर देते हैं, तो बैक्टीरियोसाइडल आ जाएगा, ठीक है। बैक्टीरियोसाइडल यानी किसी बैक्टीरिया को किल कर देंगे। मेम्ब्रेन डिस्ट्रप्शन के अलावा अगर कोई और ऑप्शन होता है, जैसे ये कहते हैं कि हमने बैक्टीरिया को रोक दिया है, बैक्टीरिया की ग्रोथ खत्म कर दी है, दैट विल बी बैक्टीरियोस्टैटिक, क्योंकि स्टैटिक लफ्ज यूज होता है जब किसी भी ऑर्गेनिज्म को ग्रो करने से बचाया जाए, और साइडल यूज होता है जब किसी ऑर्गेनिज्म को किल कर दिया जाए, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास हैं कुछ क्वेश्चंस। व्हाट आर जूनोटिक डिजीजेस? जूनोटिक डिजीजेस वो डिजीजेस होती हैं जो जिनका एक लाइफ साइकिल एनिमल्स के अंदर लाजमी कंप्लीट होता है, और ये एनिमल से ह्यूमंस को लगती हैं। इसकी बहुत सी एग्जांपल हमने इसी लेक्चर में पढ़ी, जैसे रेबीज है, बर्ड फ्लू है, एंथ्रेक्स है। लिस्ट द टाइप ऑफ पैथोजेंस, पैथोजन में वायरस आ जाता है, बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ, पैरासिटिक में आ जाता है, और हर किसी की आगे बीमारी है, हर किसी की बीमारी लिखी हुई है, दिस इज व्हाट यू नीड टू रिमेंबर, आपको ये याद करनी है एज इट इज। डिफरेंस किस किस में है? व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ नॉन इन्फेक्शियस डिजीज? नॉन इन्फेक्शियस डिजीज में हमने बहुत लंबी लिस्ट पढ़ी थी, वो हमारी फंक्शनिंग की वजह से हो सकती है, जैसे हमारा लिवर काम नहीं कर रहा, हमारी किडनी काम नहीं कर रही, वो फिजियोलॉजिकल है। इसी तरह से जेनेटिक भी हो सकती है, हमारे पेरेंट्स से हमें मिल सकती है। ऑटो इम्यून हो सकती है, हमारे सेल्स खुद को ही खुद खाना शुरू कर सकते हैं, जैसे हड्डियां खुद को ही खाना शुरू कर देंगी तो रिमेटॉइड आर्थराइटिस हो जाएगा। न्यूट्रिशनल है, मतलब खाने ना खाने की वजह से या ज्यादा खाने की वजह से हो रही है। इन्वायरमेंटल है, मतलब हमारे इन्वायरमेंट से आ रही है। रीजनरेटिव है, मतलब कोई चीज, कोई हिस्सा हमारी बॉडी का खत्म होना शुरू हो गया, जैसे हमारे ब्रेन कम होना शुरू हो जाए तो उसको हम अल्जाइमर डिजीज कहते हैं। साइकोलॉजिकल है, यानी कि हमें कोई परेशानी है, कोई हमारे डिप्रेशन है, एंजाइटी है। What are the effects of diabetes on human body? डायबिटीज क्या दो इफेक्ट्स हैं, एक शॉर्ट टर्म, एक लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म में क्या होगा कि हमें बार बार यूरिनेशन के लिए जाना पड़ेगा, थकन महसूस होगी, भूख ज्यादा लगेगी, और हमारी आई साइट वीक होगी। लॉन्ग टर्म में हमारी बड़ी बीमारियां जैसे दिल की बीमारी, किडनी की बीमारी, दिमाग की बीमारी, आंखों की बीमारी, ये सारी लॉन्ग टर्म है। डिफरेंस बिटवीन टाइप 1 टाइप 2 अभी हमने पीछे बहुत लंबा डिस्कस किया है। टाइप 1 केस में हमारे पास इंसुलिन कम हो जाती है, हमें मेडिकेशन लेनी पड़ती है, और टाइप 2 में इंसुलिन अवेलेबल रहती है लेकिन हमारे सेल्स उसके अगेंस्ट रेजिस्टेंट हो जाते हैं। हाउ डायबिटीज कैन बी प्रिवेंटेड एंड मैनेज? डायबिटीज को प्रिवेंट करने के लिए बहुत से पॉइंट्स हैं। नंबर 1, आप अपने फूड को ठीक रखें, एक्सरसाइज करें, वेट को कंट्रोल करें, स्मोकिंग अवॉइड करें, और ऐसी मेडिकेशन यूज करें जिसमें इंसुलिन हो। खासतौर पे टाइप 1 डायबिटीज में तो आप इसको प्रिवेंट कर सकते हैं या मैनेज कर सकते हैं। हाउ कैंसर डेवलप्स एंड स्प्रेड इन द बॉडी? कैंसर कैसे स्प्रेड करता है? कैंसर तब स्प्रेड करता है जब इसके सेल्स, हमारी बॉडी के सेल्स अनकंट्रोल वे में ग्रो करना शुरू करें।
ठीक है। आसपास के टिश्यूज का ये खाना भी खाना शुरू कर देंगे, आसपास के टिश्यू की जगह भी घेरना शुरू कर देंगे। और इनकी दो टाइप्स होती हैं। एक होता है ऐसा कैंसर जो कि एक ही जगह पर रहे, जैसे अगर वो किसी किडनी का कैंसर है तो किडनी की तरफ ही रहे, वो पूरी बॉडी में ना फैले, ठीक है। लेकिन दूसरे, या स्किन का कैंसर है, वो सिर्फ स्किन में रहे, वो खून में ना शामिल हो। लेकिन दूसरा होता है जिसमें पूरी बॉडी में कैंसर फैल जाता है, ठीक है। तो ये कैंसर बहुत खतरनाक है, और ये इसमें सेल्स की डिवीजन अनकंट्रोल्ड वे में होती है, ट्यूमर डेवलप हो जाता है। हाउ कैंसर कैन बी ट्रीटेड, कैंसर की पहली ट्रीटमेंट सर्जरी की वजह से होती है, दूसरी रेडिएशन की वजह से होती है। सर्जरी में मतलब हम उस ट्यूमर को या उस कैंसर को ही रिमूव कर देते हैं अगर वो पूरी बॉडी में नहीं फैला हुआ। रेडिएशन थेरेपी मतलब ये कैंसर सेल्स को तबाह कर देता है। कीमोथेरेपी मतलब केमिकल्स की वजह से। रेडिएशन मतलब कोई ऐसी रेडिएशन डालें सेल्स के ऊपर ताकि वो सेल्स टूट जाएं। कीमो मतलब कोई केमिकल डालें। इम्यूनो मतलब इम्यून सेल्स को स्ट्रॉन्ग करें। और टारगेटेड थेरेपी का मतलब है कि वो सिर्फ उन सेल्स को तबाह करे जो कैंसर हो, जिनसे कैंसर होता है। व्हाट आर द सिम्टम्स, सिम्टम्स हमने बहुत ज़्यादा पढ़ लिए। लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म सिम्टम्स हमने पढ़ लिए इसके। रेस्पिरेटरी के ऊपर, कार्डियोवैस्कुलर के ऊपर, नर्वस के ऊपर, डाइजेस्टिव सिस्टम, यूरिनरी, इम्यून सिस्टम, मेंटल हेल्थ। अगर आपको इसकी समझ नहीं आ रही तो थोड़ी देर पहले मैंने इसको एक्सप्लेन किया है कोविड-19 के केस में। हमने पूरी ये देखें, पूरे ऑर्गन को ये डिस्ट्रॉय कर रहा है, ठीक है। हर हर सिस्टम को इसने जो है वो खराब किया हुआ है। तो यहाँ से आप इसको थोड़ा पहले जाके इसी लेक्चर को अगेन सुन सकते हैं, इसके बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट्स हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है व्हाट आर द क्लिनिकल स्टेजेस ऑफ एड्स। तो हमने 4 ही क्लिनिकल स्टेजेस पढ़ी। पहली नॉन सिम्टोमेटिक है, इसमें कोई सिम्टम, कोई वजह नहीं पता चलेगी, सॉरी कोई असर नहीं फील होगा। अगले में माइल्ड होगा, जैसे बुखार हो जाता है, और ये 10 साल तक रह सकता है। फिर इम्यून सिस्टम वीक होना शुरू हो जाता है, और आखिर में आपके जो इम्यून सेल्स हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। सोर्सेज ऑफ एंटीबायोटिक्स में हमने 4 पढ़े थे, एनिमल्स, बैक्टीरिया, फंजा एंड प्लांट्स। और हर किसी की अपनी एंटीबायोटिक है। व्हाट आर द डिफरेंट वेज ऑफ एंटीबायोटिक एक्ट ऑन बैक्टीरिया। 4 तरीके हैं, सॉरी 5 तरीके हैं। पहला तरीका यह है कि सेल वॉल को खत्म करना शुरू कर देगा। दूसरा तरीका यह है कि उसकी प्रोटीन की सिंथेसिस को रोक देगा। तीसरा तरीका यह है कि डीएनए की रेप्लिकेशन या आरएनए की रेप्लिकेशन खत्म हो जाएगी। चौथा तरीका यह है कि उसकी मेम्ब्रेन को तोड़ेगा। और पांचवा तरीका यह है कि उसके मेटाबॉलिज्म को खराब करेगा। ये भी मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है पीछे एंटीबायोटिक वाले टॉपिक में। नेक्स्ट हमारे पास ये डिफरेंस है, हमने जो फर्स्ट स्लाइड के ऊपर डिफरेंस पढ़ा था डिजीज और इलनेस का, वो इसका पार्ट है। इन्फेक्शन एंड नॉन इन्फेक्शियस का भी हमने पूरी डिटेल में पढ़ा है। वेक्टर एंड पैथोजन, वेक्टर क्या होगा, जो सिर्फ बीमारी ट्रांसमिट करेगा, ये बीमारी की वजह नहीं होता। पैथोजन क्या होगा, पैथोजन जो बीमारी कॉज करेगा, ठीक है। एक्यूट शॉर्ट टर्म के लिए है और क्रॉनिक लॉन्ग टर्म के लिए है। एक्यूट की एग्जांपल में निमोनिया एंड क्रॉनिक एग्जांपल में डायबिटीज आ जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमारा चैप्टर एंड हो जाता है, चैप्टर डिजीज वाला, ठीक है। नेक्स्ट हम जो है वो कौन सा चैप्टर करने जा रहे हैं, let us let us talk about it। नेक्स्ट हम इम्यूनिटी का डिस्कस करना चाह रहे हैं, जो इस डिजीज से थोड़ा बहुत मिलता जुलता है। तो उसके बाद हमारे 2 चैप्टर इंशाल्लाह रह जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफिज।